हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जो इनकम टैक्स की सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें हमने बेसिक्स करे थे एंड कुछ इनकम टैक्स के जो लॉज के कंपोनेंट्स है वो करे थे। रेजिडेंशियल स्टेटस करा था, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है एंड कुछ एक्सेप्शंस थी इनकी वो हमने कवर करी थी। यानी काफ़ी टॉपिक हमने कवर किया था। अब इससे आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। जो फर्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, साथ ही साथ रेजिडेंट क्या होता है, इंडियन इनकम क्या होती है, वो सब भी उसी के अंदर है। तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक कर लेना आप, क्योंकि उसके बाद ही ये सब पढ़ने का फ़ायदा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लेने की, बट उनके पास इसके ऊपर टैक्स लेने की पावर नहीं है। यानी उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इसके ऊपर ले सके। क्लियर? अब पढ़ते हैं इसको अच्छे से एक बार। एग्रीकल्चर इनकम, वैसे तो देखो इसके सेक्शंस काफ़ी आएंगे, बट जो मेन अगर पूछा जाए कि कौन से सेक्शन में एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन गिवन है तो हमें लिखना है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, समझ आया? वैसे आगे और भी आएंगे लेकिन ना स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बताया गया है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन के बारे में। क्लियर? अब जो इनकम टैक्स का सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 है वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है टैक्स लेने का, क्योंकि एक एसएससी एसएससी क्या होता है मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। एसएससी होता है कोई इंसान जिसके टोटल इनकम हमने निकालनी है। क्यों निकालनी है? ताकि टैक्स लगा सके, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है? टोटल इनकम पर। तो जब तक हमें उसके टोटल इनकम नहीं पता चलेगी टैक्स नहीं लगा सकते। एंड टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती है, समझ आया? हमने देखो हेड्स करे थे ना उसके, थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि सैलरी होती है, पीजीबीपी होता है, अदर्स में से आती है, कैपिटल गेन्स होते हैं एंड हाउस प्रॉपर्टी होती है। तो इन उनमें कहीं भी हमने एग्रीकल्चर का पढ़ा नहीं पढ़ा। तो एग्रीकल्चरल टोटल इनकम में ही इंक्लूड नहीं होती है। जब तक टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से लगेगा भैया? नहीं लगेगा। इसीलिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। समझ आया? उसके बाद अब आती है बात इनकी सेक्शंस की। 3 सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड ये सी। ये चीज़ें मेन है, देखो सेक्शन 2 1 तो सब में आएगा, हमें सिर्फ याद रखना है A, B एंड C। ये तीनों एग्रीकल्चर इनकम से डील करते हैं। ए में क्या बताया हुआ है कि ना हमें अगर किसी भी लैंड से कोई रेंट मिल रहा है या किसी भी तरह की कोई रिवेन्यू, रिवेन्यू होता है पैसे आना, इनकम मतलब हमारी कमा रहे हैं हम, कुछ सिंपल वर्ड्स में कि अगर हम किसी लैंड से कुछ कमा रहे हैं और वो लैंड है इंडिया के अंदर ही है, साथ ही साथ इंडिया के गांव के एरिया में है, रूरल एरिया में है, ये बात ज़रूरी है याद रखने की। रूरल एरिया में वो होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए और वो सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे वो फिल्म सिटी को दिया हुआ है कि भाई तुम यहाँ पे फिल्में बनाओ, नहीं, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। उस लैंड की बात करते हैं हम यहाँ पर। ए में क्लोज बी कहता है एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑपरेशंस के बारे में कि कौन से होते हैं वो बताओ। मार्केटेबल प्रोसेस क्या होता है, सेल के रिगार्डिंग। अभी देखो समझ नहीं आएगा थोड़ा सा, ये बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसके अंदर हम ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्लोज सी कहता है कि कोई फार्म बिल्डिंग अगर हमने बनाई हुई है एंड वो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ होती है तो वो सब हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनाती हैं। ये 3 केसेस हम पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोज ए को। इसमें बताया गया है कि कोई भी रेंट अगर हमें मिलता है ना लैंड से, चाहे वो ओनर रिसीव करे या फिर ओरिजिनल टीनेंट रिसीव करे। मतलब क्या होता है, ओनर ने दिया हुआ है एक टीनेंट को, टीनेंट ने आगे सब टीनेंट को दिया हुआ है,
तो ये कह रहा है कि चाहे कोई भी रिसीव करे, इससे कोई मैटर नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारा रेंट माना जाएगा और वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। यानी इस बात से हमें समझ में आया कि ओनरशिप होना तो ज़रूरी नहीं है लैंड की, बस रेंट रिसीव होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखो, मैंने कहा ना ओरिजिनल टेनेंट, अब ओरिजिनल टेनेंट का थोड़ी है वो तो भी खुद रहता है, वो तो खुद किराएदार है, ओनर की है ना ज़मीन, तो मालिक तो वही है। तो कहते हैं लेकिन उसने किराया तो लिया, वो वाली बात कि ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है। ये पॉइंट याद रखना है। मैं जितने भी पॉइंट कह रही हूँ ना, ये याद रखने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स इन्हीं से बनती है। जितने भी इजी पॉइंट्स होते हैं ना, इनसे ही बनते हैं, क्योंकि हम इनको स्किप कर देते हैं। उसके बाद रिवेन्यू क्या होती है? रेंट हमने पढ़ लिया ना, उसकी छोड़ दो। रेंट को छोड़ के जो भी इनकम है वो सारी हमारी रिवेन्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लीज़ के लिए, जैसे कि एक किसान है, उसने ना, उसके पास बहुत सारे खेत है, बहुत अमीर है ये, इसने क्या करा, अपना एक खेत किसी दूसरे किसान को, बी को लीज़ पे दिया हुआ है। लीज़ पे मतलब लीज़ एक तरीके से आप बोल सकते हो रेंट पे, कि ये ना मतलब कुछ सालों के लिए होता है ये एग्रीमेंट। वो कहता है मुझे यूज़ करने के लिए दे दो अपनी ये खेत। कहता है ठीक है, ले ले, मुझे फिर से दे दे करियो। 5 साल का उसने एग्रीमेंट कर लिया। अब बात आती है छठे साल की। छठे साल को उसको करवाना पड़ता है रीन्यूअल। देखा होगा रीन्यूअल करवाते नहीं, जैसे हम रिचार्ज नहीं करवाते हैं, ख़त्म हो जाता है हमें करवाना पड़ता है, वैसे ही ये होता है रीन्यूअल, कि वो लीज़ हमें रीन्यू करवानी पड़ती है। अब रीन्यू करवाने के लिए उसको जो फ़ीस मिली, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है? हाँ जी है, ये याद रखना है, वो है। तो ये क्या है, रिवेन्यू और रेंट, ये दोनों हमारी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनाती हैं। क्लोज ए में इसके बारे में बताया हुआ है। अब पढ़ते हैं क्लोज बी के बारे में, कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखो मैंने ना एग्री लिखा हुआ है जितनी भी जगह होगी वहाँ पर, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, मुझे पढ़ना होता है इसीलिए, तो शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं ये सब। एग्री ऑपरेशंस क्या है? देखो, एक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है क्लियरली कि भी कौन से तो ऑपरेशन माने जाएंगे, कौन से एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। बट ना, हमने देखो, मैंने शुरू में आपको एक फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको क्या बताया था, नोटिफिकेशन क्या होती हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, एंड केस लॉज क्या होते हैं। अगर किसी को याद है तो बताओ कि कौन, मैंने बताया था ना कि केस लॉज क्या होते हैं, वो वाली बात मैंने 3 चीज़ें बताई हुई हैं फर्स्ट वीडियो में। सब जितना भी हम पढ़ रहे हैं सारा रिलेट करेगा फर्स्ट वीडियो से, तो फर्स्ट वीडियो के बाद बिना ही समझ नहीं आएगा। तो जो केस होते हैं ना, केस लॉज, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था सीआईटी के बीच में वर्सेस राजा पिनोय कुमार सहसरोय, ये बहुत बड़ा नाम है, इस इंसान के बीच में और सीआईटी के बीच में एक केस हुआ था। उस केस, देखो हमें केस के डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना याद रखो, इस केस के डिसीजन लिए कोर्ट ने कि ना, जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में क्या तो चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें नहीं आएंगी, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, इसमें बता रहा है कि जो ऑपरेशंस है ना, 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो बेसिक या फिर सब्सिक्वेंट। बेसिक कौन से होंगे? बेसिक होता है जो ज़रूरी है। बेसिक क्या होता है? मतलब जो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर उस लैंड पे हमने खेती करनी है, डायरेक्टली हमारी स्किल्स उस पे ज़रूरत है उनकी, तो वो बेसिक स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन, टाइलिंग ऑफ फील्ड्स, सीड सोइंग, प्लांटिंग, ये सारी हमारी बेसिक कंडीशंस है, बेसिक ऑपरेशंस हैं। सब्सिक्वेंट क्या होते हैं? सब्सिक्वेंट देखो नाम से पता चलता है, जैसे सब इंस्पेक्टर होता है ना, एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर। वो सब इंस्पेक्टर क्या होता है? नीचे वाला हिस्सा होता है ना, सबका मतलब ही छोटा होता है। सबका मतलब क्या होता है? छोटा, यानी कि जो इनसे छोटी हैं, ऐसे ऑपरेशंस जो इतने ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ इसकी हेल्प, मतलब इसी को सप्लीमेंट करते हैं ये। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जो उगाया है ना, उसकी ग्रोथ के लिए, या फिर उसको प्रिजर्व, उसको बचा के रखना है, उनके लिए अगर हमने जो एक्टिविटीज़ करी हैं वो सारी, जैसे वीडिंग, डिगिंग, ये सब। दूसरी क्या होती है? अगर हमने उनको बेचना है, हमने संभाल के, हमने देखो उगा लिया, ग्रोथ हो गई, प्रिजर्व करके रख लिया, मार्केट में बेचना भी तो है, उसके लिए हमने हार्वेस्टिंग करी, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, ये सब चीज़ें जो करते हैं। देखो अब जब तक हम काटेंगे नहीं फसल को, बाज़ार में कैसे लेके जाएंगे? बाज़ार में लेके नहीं जाएंगे, बिकेगी कैसे? तो फ़ायदा क्या फिर खेती करने का? बस कहलाने के लिए नहीं। तो ये जो होते हैं ऑपरेशन, ये होते हैं सब्सिक्वेंट। अब मैंने क्यों बताया ये बेसिक और सब्सिक्वेंट के बारे में? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, ये बात
समझने के लिए हमें पता होना चाहिए बेसिक और सब्सिक्वेंट के बारे में। तो अगर कोई किसान सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस करता है, मतलब वो सिर्फ उगा रहा है, उसको ना तो वो प्रिजर्व करके रखना चाहता है या फिर उसके पास साधन नहीं है, ना वो बाजार में लेके जाता है, तो अगर वो सिर्फ बेसिक कर रहा है ना पूरी, तो क्या उसकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी? अब कहोगे आप इनकम कहाँ से आई? वो नहीं बेच रहा है बट वो किसी और को तो दे रहा है ना बेचने के लिए, समझ आया? वो नहीं, खुद नहीं बेच रहा, उसने सिर्फ उगाया और कह दिया किसी और को बेच दो, तो वहाँ से जो इनकम आई, क्या वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी? हाँ जी होगी। यानी उसने सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस करे। अगर किसी इंसान ने बेसिक भी करे, मतलब उसने उगाया भी, उसे संभाल के भी रखा, उसे मार्केट में भी लेके गया, क्या वो उसकी इनकम होगी? हाँ जी होगी। बेसिक तो करे है ना, बेसिक जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है उसने खुद उगाए है ना बस, हाँ यहाँ तक है बात, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंसान ना तो वो उगा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको संभाल के रख रहा है या फिर उसको बेचने के लिए जा रहा है, जैसे कि होते हैं ना मार्केट में, देखा होगा जो गेहूँ लेके जाते हैं, सारे तो नहीं उगाते, वो सिर्फ बेचने भी तो आते हैं ना। तो क्या उनकी जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चरल इनकम होती है? नहीं होती है। उनकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती है। ये याद रखना है कि अगर कोई इंसान बेसिक ऑपरेशन, देखो सिंपल सा मतलब एक समझ के आया कि अगर कोई इंसान खुद उगा रहा है, यानी बेसिक ऑपरेशंस कर रहा है, तब उसकी इनकम एग्रीकल्चर है, अदरवाइज नहीं है। ये समझ आया होगा? देखो पढ़ बुक में से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं डायग्राम में ऐसे करवाया ये। जितने आप फ्लो चार्ट बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। प्रोसेस प्रोसेस क्या होता है? देखो वही वाली बात, इसमें ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है कि जो प्रोसेस है ना मार्केट फिट बनाने के लिए, कि मार्केट में बेचने के लिए ना उसे कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा प्रोसेस जो करने पड़ते हैं, जैसे कि थ्रेशिंग, क्लीनिंग, विनोइंग, ड्राइंग, क्रशिंग। तो अगर ज़रूरी है ये सब कि अगर गेहूँ है जैसे लगे हुए हैं, उनको बिना हम साफ़ करें तो नहीं खा सकते, बेच सकते, कोई हमें नहीं बेच सकता, ऐसा तो नहीं है वो बेच देंगे, हमने घर पे लगाने हैं, वो साफ़ करने हैं, ऐसा नहीं होता। तो अगर वो ज़रूरी हैं और फिर करे जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़रूरी नहीं है फिर भी करे जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन को हम डायरेक्टली उगाते हैं जैसे, वैसे ही बेच भी तो सकते हैं, हालाँकि उससे शुगर बनती है वो अलग चीज़ है, बट शुगर केन डायरेक्टली भी तो बिक सकता है, उस पे प्रोसेस की ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर बिना प्रोसेस करे काम चल रहा है, फिर भी आप कर रहे हो ना, तो सरकार को पागल मत बनाओ। आपकी जो इनकम है वो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होएगी, वो दोनों होएगी, थोड़ी सी एग्रीकल्चर, थोड़ी सी नॉन एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर का क्या होता है? अगर एग्रीकल्चर है ना, मैंने बताया था शुरू में ही कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में बताया गया, इनकम एग्जेम्प्ट है एग्रीकल्चर वाली टैक्स से, कि अगर देखो आपने साबित कर दिया आपकी एग्रीकल्चर है तो टैक्स नहीं लगेगा, अगर आपने नहीं करा तो टैक्स लगेगा। और ये कब की बात है? अगर मार्केट प्रोसेस वो कर रहा है जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, मतलब वो शुगर केन है उसको डायरेक्टली बेच सकता है, तो उससे होने वाली इनकम है ना जो, वो दोनों का मिक्सचर होएगी, थोड़ी सी एग्रीकल्चर, थोड़ी सी नॉन एग्रीकल्चर। अब सेल के केस में भी वही बात है कि थोड़ी सी एग्रीकल्चर, थोड़ी सी नॉन एग्रीकल्चर, पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी है ये तो। उसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स ने ना कुछ रूल्स दिए हुए हैं 3 चीज़ों के बारे में, उनका बाइफर्केशन किया हुआ है उन्होंने कि इसकी कुछ परसेंटेज एग्रीकल्चर मानी जाएगी, कुछ परसेंटेज बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब वो कौन से केसेस हैं? अब देखो इसकी एक ट्रिक है, पहली बात तो मैं पहले बता दूँ, ये बहुत बोनस टिप है आपके लिए। जितनी भी परसेंटेज पढ़ेंगे ना, अगर याद ना रहे कि कौन सा एग्रीकल्चर है कौन सी बिजनेस, सिंपल एक याद रखना कि जो ज़्यादा पोर्शन होएगा ना, वो ज़्यादा पोर्शन वाली एग्रीकल्चर इनकम होएगी, जो ज़्यादा पोर्शन होएगा वो कौन सी होएगी? एग्रीकल्चर इनकम। अब देखो सरकार ने बात किस किस के बारे में करी गई है? टी के बारे में, कॉफ़ी के बारे में, एंड रबर के बारे में। रबर किसके बारे में? रबर के बारे में। रबर जिसको बोलते हैं रबड़, उसके बारे में। तो देखो अगर कोई इंसान खेती कर रहा है इन सब चीज़ों की, तो अलग अलग सेक्शन बताए हुए हैं उन्होंने, कौन कौन से 7A रूल्स है, सॉरी ये सेक्शन नहीं है, ये रूल्स है, ये याद रखना कि रूल्स है, ये क्या है? रूल्स हैं। 7A, 7B1, 7BA1, 8, ठीक है। 7A कहता है अगर रबड़ की खेती कर रहा है कोई, तो उसका 65% एग्रीकल्चर माना जाएगा और 35% नॉन एग्रीकल्चर। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं बस।
क्या 65% उसका एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रीकल्चर। अब आती है कॉफ़ी की बात। देखो कॉफ़ी दो जगह आएगा, बस फ़र्क क्या है, पहले वाले में सिर्फ 2 पॉइंट है, अगली वाले में 4 की बढ़ गई है इसकी क्वालिटी। कि कॉफ़ी की कितनी, अगर कोई इंसान सिर्फ कॉफ़ी उगा रहा है ग्रोन के लिए, क्योर करने के लिए, 75% एग्रीकल्चर एंड 25% नॉन एग्रीकल्चर। अगर कॉफ़ी ग्रोन भी कर रहा है, ग्राउंड भी है, क्योर्ड भी है, रोस्टेड भी है, ग्राउंडेड भी है, उस केस में 60 और 40 का रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट भी 60-40 का रेशो है टी वाला, नेक्स्ट भी 60-40 का रेशो है टी वाला। अब देखो याद कैसे रखेंगे इनको। एक जो मैंने किया था वो ऐसे हो सकता है कि ना, जैसे कि सबसे पहले हम जब छोटे होते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रबड़ की। ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे करते हैं, देखो प्रपोर्शन करते हैं हम, एक ट्रिक लगा सकते हैं कि देखो ज़्यादा लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्या दुनिया में टी पीने वाले लोग ज़्यादा हैं, कॉफ़ी पीने वाले लोग टी, हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, अपने देश की बात करेंगे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग पीते हैं टी, ठीक है, उससे पहले पीते हैं कॉफ़ी, उससे पहले कॉफ़ी, ये दोनों कॉफ़ी की केस है, फिर रबड़। अब कहोगे रबड़, रबड़ देखो जब हम छोटे होते हैं तब करते हैं ना यूज़, हालांकि वो वाली रबड़ नहीं है, बट समझने के लिए कि रबड़ है या तो स्कूल्स में या फिर ऑफिस में, इसके अलावा तो कहीं यूज़ नहीं होती, बच्चे ही करते हैं। तो वो वाली बात कि देखो जिसका सबसे स्मॉल प्रोपोर्शन है ना रबड़ यूज़ करने वालों का, वो सेक्शन 7A है। उसके बाद 7B स्टार्ट हो जाएगा कॉफ़ी वालों का, क्योंकि थोड़ा सा है, देखो थोड़ी कॉफ़ी है, ज़्यादा वाला केस आ जाएगा तीसरे नंबर पे। है तो दोनों कॉफ़ी, बट ज़्यादा वाला केस है ये, समझ आया। उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग टी पीते हैं हमारे देश में, चाय पीते हैं, तो वो उसका, वो सबसे लास्ट में आएगी, वो सबसे लास्ट में आएगी, सेक्शन 8 में आएगी। यानी कि सेक्शन है हमारा 7A, 7B1, 7BA1 एंड 8। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि इसमें देखो समझाने का तो नहीं था, बस याद करने की है, ये रूट लर्निंग होएगी कि हमें सबसे पहले रबड़ कम करने वाले कम है यूज़, फिर कॉफ़ी वाले, फिर दूसरी कॉफ़ी वाले, फिर टी वाले सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोज सी। हमने ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी में बताया हुआ है फार्म बिल्डिंग के बारे में कि हमारी कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं। जहाँ पे एडिशनल कंडीशंस की बात आएगी वहाँ पर दोनों कंडीशंस करना ज़रूरी है। कौन कौन सी, मतलब ये कह रहा है कि फार्म बिल्डिंग अगर आपने बनाई हुई है, उससे अगर आपकी इनकम होती है, क्या वो एग्रीकल्चर मानी जाएगी? हाँ जी मानी जाएगी, बट उसके लिए आपको 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? पहली बात तो वो जो हमारा फार्म बना हुआ है ना, वो हमारे खेत के बिल्कुल, देखो या तो वो खेत के अंदर ही हो फार्म, या फिर खेत से थोड़ा सा बिल्कुल बाहर, मतलब इससे लगते कि खेत से उसका वास्ता होना चाहिए, सिंपल शब्दों में, कि या तो खेत के अंदर ही हो, आसपास ही हो, या फिर खेत से थोड़ा सा बिल्कुल पास में ही हो, लगता हो बिल्कुल उसके चारों तरफ ही हो, उसके सराउंडिंग्स में से कहीं पर भी हो जाए, तब वो हमारा फार्म बिल्डिंग है। मतलब पहली कंडीशन तो ये। दूसरी बात, हमने अब फार्म बना दिया, यूज़ कर रहे हैं हम उसका, कुछ भी नहीं, मतलब हम उसका यूज़ स्टोर हाउस के लिए यूज़ करें, ड्वेलिंग के लिए करें, या फिर इसी तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए अगर हम कर रहे हैं ना, तब वो फार्म बिल्डिंग हमारी, उससे होने वाली इनकम हमारी क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर। समझ आया कि 2 कंडीशंस होना ज़रूरी है। पहली बात तो क्या, लैंड का जो एक फार्म बिल्डिंग है, जो फार्म है, वो बिल्कुल हमारे खेत के पास होना चाहिए, या तो उसके अंदर या उसके बाहर बिल्कुल साथ में। दूसरी बात, हम उसको स्टोर हाउस के रूप में ड्वेलिंग करने के लिए या फिर इसी तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि है तो खेत में, वही वाली बात की फिल्में बन रही है, तो वो हमारा काम तो नहीं है ना, वो वाली बात, तो वो यूज़ हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अब आती है बेसिक कंडीशंस। ऊपर वाली एडिशनल थी, एडिशनल का मतलब दोनों पूरी होना जरूरी था। बेसिक में कोई एक क्या, पहली है कि जो लैंड है ना उसको असेस करे। कौन करे असेस? या तो लैंड रिवेन्यू के थ्रू, या फिर जो लोकल रेट चल रहा है ना उसके थ्रू, लोकल रेट से असेस किया जाना चाहिए। और उसको कलेक्ट कौन करे? यहाँ पे तो असेस करने की बात थी, अब आती है कलेक्ट करने की बात कि उसको कलेक्ट कौन करे? गवर्नमेंट ऑफिसर। अगर ये कंडीशंस पूरी होती है तब तो सही बात है, हमें दूसरी कंडीशन चेक नहीं करनी है। अगर ये नहीं पूरी होती ना, इधर आओ, दूसरी कंडीशंस भी है। कौन सी? ये टेक्स्ट में, वो एक्ट में बताया हुआ है, बस समझना है इसको। क्या? अगर आपका जो फार्म है ना वो
ऐसे एरिया में है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है। आपने मतलब ऐसा जो फार्म बनाया हुआ है वो ऐसी जगह पे है जो कि 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में वहाँ पे लोग रहते हैं। तो उस केस में ऐसा तो नहीं है। अब देखो इतने लोग रहते हैं तो दायरा कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 किलोमीटर की। मतलब अगर 2 किलोमीटर के दायरे में आपका फार्म बना हुआ है ना, जो आपके खेत के पास है, तब तो मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। कि देखो जनसंख्या तो इतनी है, वो 6-7 किलोमीटर के बाहर जनसंख्या भी इतनी होनी चाहिए एंड जगह भी इतनी ही होनी चाहिए। समझ आया कि अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो 2 किलोमीटर चेक करना है। दूसरा केस क्या बनता है हमारा, अगर जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है, तब वहाँ पे 6 किलोमीटर बन जाएगा। मतलब जो दायरा है वो बढ़ गया है कि कुछ ज़्यादा लोग हैं, रहने के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए होगी। तो ऐसा वो कह रहे हैं सरकार से भी इतना भी मत करो कि 2 किलोमीटर के अंदर जगह भी तो बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ रही है तो कह रहे हैं कि 10 लाख से ले, अगर 1 लाख से बढ़कर 10 लाख तक है ना जनसंख्या, तब 6 किलोमीटर के बीच में आपका होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर लैंड है आपका 6 किलोमीटर के दायरे के बीच में होना चाहिए। दूसरा, अगर 10 लाख से भी ज़्यादा है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर हम चेक करेंगे, इससे ज़्यादा फिर भी नहीं हम कर सकते। उसने ये बताया है। समझ आया कि 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, और कैसे कैसे हमने ये कंडीशन चेक कर ली। ये क्या केस था हमारा, फार्म बिल्डिंग का। आई होप कि समझ आया होगा। एक बार शुरू के चार्ट से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती सरकार, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में बताया हुआ है। 3 हमने क्लोजेस पढ़े, ए बी सी। ए में हमने पढ़ा लैंड से होने वाले रेंट और रिवेन्यू के बारे में। दूसरा, क्या इंडिया में होना चाहिए, रूरल एरिया में, और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ होना हो। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा ऑपरेशंस के बारे में। क्या पढ़े, एक पढ़े सब्सिक्वेंट, दूसरे पढ़े हम एक पढ़े बेसिक और दूसरे पढ़े सब्सिक्वेंट। हमने वो केस भी पढ़ा कि कौन से केस में एग्रीकल्चर मानी जाएगी, कौन से केस में नहीं मानी जाएगी। उसके बाद हमने करे मार्केटेबल प्रोसेस। क्या पढ़े हमने, मार्केटेबल, कि जो प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि प्रोसेस की ज़रूरत नहीं थी फिर भी आप कर रहे हो, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। हमने ये पढ़ा, सेल के केस में भी यही चीज़ है। फिर हमने पढ़ा फार्म बिल्डिंग का केस। क्या पढ़ा कि फार्म बिल्डिंग के अंदर हमने 2 कंडीशंस पढ़ी, एडिशनल एंड बेसिक। सॉरी, हाँ, एडिशनल एंड बेसिक। एडिशनल में हमने क्या पढ़ी कि जो लैंड है वो उसी के पास होना चाहिए। दूसरी बात, उसे हम स्टोर हाउस के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ के लिए ही यूज़ करें। और बेसिक में क्या पढ़ी हमने कि वो जो लैंड है कलेक्ट और असेस, वो पढ़ा ना हमने, गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाना चाहिए, असेस करना चाहिए उसे लोकल रेट के थ्रू, वो सब। अगर ये पूरी नहीं होती है ना, फिर उन्होंने वो कुछ लिमिट्स बताई हुई थी, पॉपुलेशन 2 किलोमीटर के बीच में, 6 किलोमीटर के बीच में और 8 किलोमीटर के बीच में। ये तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम का हो गया थोड़ा सा। अब इसके बाद कुछ और आते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, वो पढ़ते हैं। देखो, हमने कहा एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, बट सरकार ना एक रूल बनाया हुआ है, वहाँ पर उनसे होने वाली इनकम को थोड़ा सा हिस्सा एग्रीकल्चर माना जाता है, थोड़ा सा हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर, यानी कि पार्शियल इंटीग्रेशन होता है। पार्शियल इंटीग्रेशन होता है एग्रीकल्चर इनकम का नॉन एग्रीकल्चर इनकम से। वो कौन सा केस है, और सबसे पहले बात ये देख लेते हैं किस पर ये लगेगी। ये किस पर लगेगी, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन, देखो मैं बोलती हूँ पर्सन, अब आप समझ जाना कि पर्सन क्या है। जरूरी नहीं है वो इंडिविजुअल ही हो, मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी, एचयूएफ भी, बीओपी भी, कंपनीज भी, फर्म भी, एलएलपी भी, सब होते हैं। टैक्स में गिवन है। सेक्शन कौन सा है इसका, ये बताना आप कमेंट सेक्शन में, अगर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। उसमें देखो ये लगेगा, ये पार्शियल इंटीग्रेशन किसके केस में होएगा, सिर्फ और सिर्फ उस केस में होएगा जो लोग स्लैब रेट पर टैक्स देते हैं। ठीक है। कौन कौन, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। किस पर नहीं लगेगा, फर्म्स पर, कंपनीज पर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर, लोकल अथॉरिटीज़ पर, इन पर ये पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब कौन सी कंडीशंस है जहाँ पर ही पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम साल के दौरान 5,000 से ज़्यादा है, कि साल के दौरान अगर आपकी इनकम
5,000 से ज़्यादा है तब। दूसरा, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जितनी सरकार ने छूट दी हुई है ना, जितनी एग्जम्पशन दी हुई है, उसको क्रॉस कर गई, मतलब सरकार ने कुछ लिमिट बताई हुई है कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इनसे ज़्यादा अगर आपकी है तो वो तो आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी ना। तो वही बात, तो उन केसेस में इन दोनों इनकम का क्या हो जाएगा हमारा, पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन, यानी कि जुड़ जाएंगी ये। अभी रेट कौन कौन सी है देखो। इंडिविजुअल के केस में अगर 60 साल से कम है तो 2.5 लाख चेक करेंगे, 60 साल से 80 साल के बीच में है तो 3 लाख चेक करेंगे कि 3 लाख तक है इनकम, टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से ज़्यादा है तो लगेगा। अगर 80 के केस में 5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा। ये तो वैसे इतना वो नहीं है, बस ये समझना है कि 5,000 से ज़्यादा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5,000 से ज़्यादा उसकी अगर इनकम हो जाती है एग्रीकल्चर इनकम, तो वो क्या मानी जाएगी हमारी, वो उसका क्या हो जाएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन। अब बात आती है प्रोसेस की। देखो प्रोसेस खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इनका पार्शियल इंटीग्रेशन कब होता है। पहली बात तो सबसे पहले तो हम जो एग्रीकल्चर इनकम है, जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है, उसको जोड़ देंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, जितनी भी है हमारी टोटल, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद उस पर टैक्स लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे। तीसरे स्टेप में जो नेट एग्रीकल्चर इनकम थी वो, और जो एग्जम्पशन लिमिट तक थी ना, उसको ऐड करेंगे। कौन से वाली, जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट थी ना हमारी, उस तक हम उसको ऐड कर लेंगे। पहले में हमने टोटल ऐड कर ली, इसमें हमने सिर्फ लिमिट वाली। फिर उसके बाद इस पे टैक्स लगाएंगे, फिर उसके बाद इस पे टैक्स लगाएंगे। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हमने टोटल ली थी ना इनकम, यहाँ पे हमने टोटल ली थी, यहाँ पे हमने सिर्फ लिमिट वाली ली थी। अब इसमें से सेकंड स्टेप वाले से जो अमाउंट आया था, ये वाला जो अमाउंट आया था, इसको इसमें इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। अब ठीक है, पहले तो हमने टोटल कर लिया, उसके बाद कम टैक्स ले लिया, फिर उसके बाद लिमिट वाली ली, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया, फिर उसमें से इसको माइनस कर दिया। उसके बाद अगर कोई सरचार्ज वगैरह लगना है, एप्लीकेबल होता है, सरचार्ज लगा दो। उसके बाद अगर रिबेट मिलनी है तो वो माइनस कर दो। सरचार्ज ऐड होएगा, रिबेट माइनस होएगी, ऑब्वियसली छूट मिलती है तो माइनस ही करते हैं ना। और सेस को जोड़ दो, जो हेल्थ और एजुकेशन का सेस है ना, 4% सेस को जोड़ दो। तो जो मिलके हमारी अब बनेगी ना नीचे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन जो बन के आया है एग्रीकल्चर का प्लस नॉन एग्रीकल्चर का, ये बन के आ जाएगा। समझ आया। अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इसमें बस ये है कि एक बार समझ लेना, ऐसा कुछ नहीं कि रट्टा सा लगाना है इनका, एक बार समझ लोगे याद रहेगा हमेशा। मतलब ये क्वेश्चन आते हैं और इससे हर बार आएगा, इससे कि उसमें ना वो मैच द कॉलम में पूछ लेंगे कि कौन सी एग्रीकल्चर है, कौन सी नहीं है। वैसे अगर सेल ऑफ सीड्स के बीज बेचकर हमने कुछ कमाया है, वो वाली इनकम, फ्लावर्स एंड क्रीपर्स वाली उनकी सेल से, बैम्बू की खेती कर रहे हैं, जूट एंड कॉटन की, अगर हम प्लांट्स इन पॉट्स जैसे गमलों में बेचने आते हैं ना ये गलियों में पौधे, तो वो वाले पौधे वाली जो हमारी इनकम आ रही है, जो उनकी इनकम हो रही है, क्या वो एग्रीकल्चर है, हाँ जी है। वो क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा क्या, अगर हमारा कोई ऐसा खेत है, मान लो हम उस पर खेती करते हैं और हमने ना उस पर भैंसों को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए, जो भी हम पालते हैं कैटल्स वगैरह, उनको हमने चराने के लिए, ग्रेजिंग क्या होता है, चराना, कि उनको चरा रहे हैं हम, ठीक है। तो या फिर किसी को दिया हुआ है चराने के लिए हमने, तो उससे होने वाली इनकम भी हमारी क्या है, एग्रीकल्चरल है। उसके बाद अगर जैसे ओले वगैरह पड़ते हैं तो इंश्योरेंस हम करवाते हैं ना, या फिर जो हमें कंपनसेशन मिलता है किसी कंपनी से, तो वो वाली इनकम भी हमारी क्या है, एग्रीकल्चर है, यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है उन पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कोई इंसान एक ऐसी फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी फर्म में पार्टनर है जो कि एग्रीकल्चर का काम करती है, तो उसको अगर इंटरेस्ट मिला है ना उसके कैपिटल पर, तो वो भी क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। वहीं अगर कोई पार्टनर ऐसी फर्म में है, वही जो एग्रीकल्चर में काम करती है, उसको जो प्रॉफिट्स मिला वो भी एग्रीकल्चर माना जाएगा। दूसरा लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर किसी इंसान ने घर में ही नर्सरी खोल रखी है, घर में ही नर्सरी खोलते हैं ना,
नर्सरी का मतलब ये जो पेड़ पौधों वाली वो खोल रखी है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज ए में बताया गया है कि वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, भले ही उस पे बेसिक ऑपरेशंस पूरे हुए हो या ना। मैंने देखो आपको एक केस पढ़ाया था ऊपर कि बेसिक है तो एग्रीकल्चर है, बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट है तो एग्रीकल्चर है, खाली सब्सिक्वेंट है यानी बेसिक नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर उसके ऊपर बेसिक भी नहीं है ना तो भी कोई बात नहीं, सरकार कहती है कोई बात नहीं, तुमने नर्सरी घर पे खोल रखी है ना, भले ही तुम बेसिक ऑपरेशंस ना करो, उसको सिर्फ बेचने का काम कर रहे हो, तो भी तुम्हारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम माननी जाएगी। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ये लिस्ट हमें याद रखनी है। अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम में इनके अलावा जितनी भी आएंगी, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, डायरी फार्मिंग, बीफ हार्विंग, फिशरीज, ब्रीडिंग, रियरिंग, लाइव स्टॉक क्या होता है, जैसे हम घोड़े वगैरह पाल लेते हैं, कुछ भी हमने जिसम के अंदर जान है, ऐसा स्टॉक हमारा, ऐसे कमाई का जरिया जिसके अंदर जान है, उसको पाला हुआ है, उनसे होने वाली इनकम को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं बटर एंड चीज़ मेकिंग, स्टैंडिंग क्रॉप्स, जैसे खड़ी फसल हमने बेच दी है, वहाँ से अगर कोई आई है हमारी इनकम नहीं मानी जाएगी। टिम्बर के ट्री की कटिंग एंड सेलिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, जो कि सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड के लिए है, मतलब देखो हमने एक ऐसे एग्रीकल्चर लैंड को बेच, मतलब वहाँ से हमारी इनकम आई है जो कि ना हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। और मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर कोई लैंड है ना, उससे होने वाली इनकम कब मानी जाएगी हमारी, एग्रीकल्चर, अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस पूरे हो रहे हैं। अगर आप खेती ही नहीं कर रहे हो, खेती से जुड़ा कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो क्या मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। दूसरा क्या, अगर डिविडेंड मिला है, अगर क्या मिला है, डिविडेंड। देखो इस केस में क्या था, प्रॉफिट्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे बात आ गई डिविडेंड की, यहाँ पे बात आ गई सैलरी की। अगर सैलरी मिल रही है, डिविडेंड मिल रही है, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। भले ही वो एग्रीकल्चर के बिजनेस में हो, भले ही वो दावा करते हैं हम एग्रीकल्चर का इनकम करते हैं, फिर भी उनसे होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब जो समुद्र के किनारे वो बनता है ना नमक, उससे होने वाली इनकम, नमक बेच दिया हमने, हमने कहा भाई हम भी तो उगा रहे हैं, हम भी तो नमक उगा रहे हैं, नहीं खेती तो नहीं कर रहे तुम, तो वो वाली बात भी, ये भी एग्रीकल्चर नहीं है। अगर इंटरेस्ट, देखो क्या होता है गाँवों में, वो ना अगर छोटे किसानों को पैसा चाहिए होता है, वो बड़े किसानों से या फिर बड़े लोगों से, अमीर लोगों से, साहूकारों से पैसा उधार ले लेते हैं। और जब बात आती है पैसे देने की, तो वो कहते हैं भाई हमारे पास पैसे तो नहीं है, आप ऐसा करो, हमारी जो फसल है ना आप इसको ले लो, हमारी जो फसल है इसको ले लो, इसको आप अपना ब्याज समझ लो। तो अब मनी लेंडर कहे, साहूकार कहे कि मेरे पास तो भाई गन्ने उसने पहुँचा दिए, ये तो मेरी, और मैंने गन्ने बेचे, मतलब मैंने एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचा, तो मेरी इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम है, ये कहता है। तो सरकार कहती है चालाकी नहीं करनी है, तुम्हारी इनकम थोड़ी है ये, तुमने थोड़ी उगाई है, तुमने थोड़ी उगाई है, वही वाली बात आ गई, बेसिक ऑपरेशंस थोड़ी करे हैं, तो ये इनकम तुम्हारी, जो इससे तुम्हें इंटरेस्ट मिला है, मतलब जो तुम्हें इनकम ये मिली है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसको बेच कर जो तुमने कमाया है, ये एग्रीकल्चर नहीं है, ये तो उस किसान की है ना। वो अगर माइंस जैसे ये होती है ना, खाने वगैरह, कोयले की, इन सब चीज़ों की, उनसे होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ऑब्वियसली इसमें तो कोई लिखने की बात भी नहीं थी, वैसे फिर भी मेंशन किया हुआ उन्होंने। टीवी, देखो अब वही वाली बात की, अगर हमने अपने फार्म हाउस पर टीवी की शूटिंग करवा रहे हैं हम, मतलब कुछ भी सीरियल्स वगैरह कुछ भी टीवी शूटिंग हो रही है, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है, नहीं है। भले ही तुम हमारे खेत का यूज़ कर रहे हो, पर तुम खेती तो नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी इनकम कैसे हुई एग्रीकल्चर इनकम, कैसे टैक्स से बच रहे हो आप, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये हमारा कंसेप्ट ख़त्म होता है एग्रीकल्चर इनकम का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर कोई पॉइंट मिसिंग लगता है आपको, आप बेझिझक बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे एंड अच्छे से करेंगे फिर, और जो भी अगर कुछ छोटा भी होगा, कुछ गलती होगी वो भी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग का मैंने देखो थोड़ा सा हिंट दिया था आपको फर्स्ट वीडियो में ही, कि कभी कभी इंसान चालाकी करता है, वो सोचता है मेरे पास जो इनकम आ रही है ये तो मेरी ज़्यादा हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो ऐसा करता हूँ अपने बच्चे के, मतलब अपने बच्चे वाली, ऐसा बोलता हूँ ये तो मेरे बच्चे की इनकम है, बच्चे पे तो टैक्स लगेगा नहीं, माइनर है वो तो मेरा बच्चा। तो कहता है नहीं, सरकार कहते हैं नहीं, तुम्हारी इनकम अगर तुम्हारी है तो वो तुम्हारी में ही क्लब होएगी,
तुम उससे टैक्स से नहीं बच सकते। तो वो कहते हैं कि जब टोटल इनकम कंप्यूट करने की बात आती है तो वो उसके अंदर ही हमारी इंक्लूड होती है, क्लब करी जाती है। क्लब होता है जोड़ देना, उसको जोड़ना पड़ता है। अब इसके अंदर हम 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। सेक्शन 60 से लेकर 64 पढ़ेंगे टोटल। अब कैसे होएगा वो 5 पॉइंट इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले बात आएगी हमारी सेक्शन 60। सेक्शन 60 ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। वही वाली बात कि हमने ना, जैसे मेरे पास कोई एसेट थी, कुछ भी थी, मेरा घर था या फिर मेरी बिल्डिंग थी, मतलब कुछ भी ऐसा था, मैंने ना उससे होने वाले इनकम को, मेरा जो रेंट आ रहा था ना, मैंने सोचा मैं अपने बच्चे के इनकम में मतलब ऐसा दिखा दूँ। सॉरी, यहाँ पे स्पाउस वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, मतलब किसी को भी ट्रांसफ़र उन्होंने कर दिया है, किसी को भी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। एसेट्स तो दे ही नहीं, चालाकी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि देखो तुमने घर नहीं दिया, तुमने अपना घर तो नहीं दिया, पैसे क्यों दिए उसको, बड़े दयावान बन रहे हो, सब पता है हमें, टैक्स से बचने के लिए कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर तुमने घर भी दिया होता तब तो मानते भी, घर तो दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका रेंट दे दिया तुमने, जो किराएदारों से कह दिया भाई ऐसा करना, उसके खाते में डलवा देना पैसे, तो सरकार तो सोचे कि उसी के पैसे आएंगे। तो सरकार कहती नहीं, ऐसा नहीं है, हमने प्रोविज़न बना रखा है सेक्शन 60 में हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप बिना ट्रांसफ़र करे एसेट्स को, इनकम को ट्रांसफ़र करते हो ना, तो आपकी इनकम क्लब होएगी। क्लब की वही बात बार बार मैं बता रही हूँ, क्लब का मतलब होता है जुड़ना, कि इनकी इनकम इनके अंदर ही जुड़ेगी। समझ आया? ठीक है। अब आती है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। अब देखो ये कह रहे हैं, वो इंसान कह रहा है अच्छा सरकार ये कह रही है ना ट्रांसफ़र करो, चलो भैया मैं कर देता हूँ ट्रांसफ़र, मैंने कर दी ट्रांसफ़र। पर ना उसने उसे चुपके से कह दिया कान में, सुन मैं ना जब चाहूँ मेरा मन मैं ले सकता हूँ, मैं रिवोक कर सकता हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट को, मैं अपनी एसेट्स वापस ले सकता हूँ। समझ आया? रिवोक होता है तोड़ना, जिसको नहीं पता है बता देती हूँ वापस। रिवोक क्या होता है? तोड़ना। मतलब देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, उसको एसेट्स भी दे दी, बट उसको कह दिया कि मैं जब चाहूँगा ना वापस ले सकता हूँ, मैं जब चाहूँ मैं वापस ले सकता हूँ। तो उस केस में भी सरकार कहती है अगर आपने इस तरीके की कोई चालाकी करी है और कहा है कि रिवोकेबल है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो तुम्हारा ट्रांसफ़र है वो रिवोकेबल है, तो उस केस में भी आपकी इनकम क्लब होएगी। समझ आया? रिवोकेबल का मतलब कि आपने उसे ना अश्योरिटी नहीं दी है, उसे डाउट में डाला हुआ है, सरकार को भी डाउट में डाल दिया है कि तुम्हारी एसेट्स है नहीं है, क्योंकि तुमने साफ साफ तो कहा ही नहीं कि उसकी होगी है, तुमने तो कहा है जब मेरा मन करेगा ना मैं वापस ले लूँगा, उसे ऐसे बोल रखा है। तो उस केस में आपकी इनकम में वो क्लब होएगी। या तो साफ साफ कहो कि भाई तुम्हारी तेरी है भाई तू ही रख, तो वो वाली बात। इसके बारे में सरकार ने सेक्शंस बनाया हुआ है। इसके अंदर 2-3 बातें पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे हम। तो टोटल इसके अंदर सेक्शन 61, 62, 63 करेंगे। टोटल हमने कहा था 60 से लेकर 64 पढ़ेंगे, 60 तो इसमें आ गया, बाकी 3 इसमें आ गए, बच्चा तो ये सिर्फ एक ही, वो आएगा इन सारों में 64। समझ आया कि 60 फर्स्ट में आएगा 60, सेकंड में आएगा 61, 62, 63, थर्ड केस आता है हमारा अगर हमने अपनी स्पाउस, देखो स्पाउस क्या होता है? हमारा लाइफ पार्टनर, जिसके साथ हम फेरे लेते हैं, लावा लेते हैं, जिसके साथ भी हमारा जीवन भर का जो संबंध है, ठीक है, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, जो हमारा जीवन साथी है, हमारा लाइफ पार्टनर है, उसके इनकम में मतलब हमने अपनी इनकम उसको दे दी है, ऐसा कुछ है इसके अंदर। तो स्पाउस की इनकम वाला केस पढ़ेंगे हम, ये मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, आगे इसको डिटेल में करेंगे। स्पाउस की इनकम वाले कि सेक्शन कौन सा है? 64। सबके अंदर 64 ही चलेगा, क्योंकि देखो पहले 3 तो इन तीनों ने हड़प लिए, 60 इसने ले लिया, 1, 2, 3 इसने ले लिया, बचा तो सिर्फ चौथा ही 64 ही बचा, तो ये इसके अंदर आएगा। 64 का पार्ट 64(1) का सेक्शन सब सेक्शन 1, सेक्शन 64 का सब सेक्शन 1, उसके क्लोज कौन कौन से? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 2 का पार्ट पढ़ना है, 2, 4, 6, 2, 4, 6। समझ आया? उसके बाद माइनर इनकम, मैं देखो क्यों जोर दे रही हूँ इस पर, क्योंकि ना सेक्शन पूछ लेते हैं। दूसरी बात, अब मैं इसको आगे जब डिटेल में पढ़ाऊँगी तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ।
फिर आता है माइनर की इनकम के बारे में पढ़ेंगे। माइनर क्या होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम है। उस केस में भी हमारी इनकम क्लब होएगी हमारी इनकम के साथ ही। मैंने बताया था ना बच्चे वाला केस वही। सन्स की वाइफ, मैंने अपने बेटे की वाइफ की इनकम में ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो वाली भी हमारी इनकम क्लब होएगी। उसके साथ डील करता है सेक्शन 64(1) का 6th पार्ट, वही जो इसका था, और 8th पार्ट। 2 का पार्ट है, 2 4 6 ऊपर आ गया और 6 और 8 इसमें आ गया। अब करते हैं डिटेल में। अब सबसे पहले आती है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स की। हमने एसेट्स तो दे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकम दे दी उससे होने वाली। वो भी क्यों दी? हम कोई अच्छे इंसान नहीं है, हमने सिर्फ टैक्स से बचने के लिए दी है। सेक्शन 60 इसके बारे में बात करता है। पहले देख लेते हैं ट्रांसफरर क्या होता है, ट्रांसफररी क्या होता है। जाग जाओ। ट्रांसफरर होता है ऐसा इंसान जो ट्रांसफ़र कर रहा है। मान लो मैं हूँ, मैं चालाकी करना चाहती हूँ। मैं देखो चालाकी से याद रखना कि जो इंसान चाहता है टैक्स से बचना वो ट्रांसफरर है। उसने अपना ट्रांसफ़र करे बिना, एसेट्स को ट्रांसफ़र करे बिना इनकम ट्रांसफ़र कर दी, तो जिसने ट्रांसफ़र करी है ना वो ट्रांसफरर है। जहाँ पे भी OR लगता है ना वो सब्जेक्ट होता है हमारा। क्या होता है वो? सब्जेक्ट, यानी करने वाला। वो क्या होता है? सब्जेक्ट, करने वाला, यानी हीरो बोल सकते हैं कहानी का। तो वो कौन होता है? ट्रांसफरर, जिसके साथ OR लगता है। ट्रांसफरी क्या है? जिसकी इनकम में हुई है, जिसको पागल बनाया गया है, ये बोल सकते हैं हम कि जिसकी इनकम में क्लब, मतलब जिसकी इनकम में हमने ट्रांसफ़र करी है, तो वो ट्रांसफरी होता है। अब जो ये ट्रांसफ़र है, चाहे रिवोकेबल हो इरिवोकेबल हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमैटीरियल है। इमैटीरियल मतलब इसका कोई वास्ता नहीं है इस बात से। उसके बाद देखो मैं इसमें समझाती हूँ आपको। एक हस्बैंड है, एक देखो एक किसान है, एक इसका हस्बैंड है, इस वाइफ का हस्बैंड है। हस्बैंड ने क्या सोचा, मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, सरकार टैक्स भी बहुत ले रही है मुझसे, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी है ना, इससे मुझे जो रेंट आता है ना बहुत आता है मुझे। मैंने 16 कमरे किराए पे चढ़ाए हुए हैं। ये जो रेंट आता है ना, ऐसा करता हूँ मैं अपनी वाइफ वसुंधरा के नाम कर देता हूँ। मतलब इसकी जो वाइफ है ना, कुछ भी नाम मान लो, कि इसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी के रेंट को, हाउस प्रॉपर्टी नहीं इसने ट्रांसफ़र करी, इसने सिर्फ रेंट अपनी वाइफ को दे दिया। और जो क्या अब सरकार क्या सोचेगी, भी खाते में तो वाइफ के आ रहा है, तो क्या वाइफ से लेगी वो टैक्स? नहीं, वाइफ से टैक्स नहीं लेगी। वो इनकम इसकी इनकम टैक्सेबल होएगी। वो जो ये रेंट है ना वो ये पे करेगा हस्बैंड, क्योंकि इसने रेंट सिर्फ और सिर्फ रेंट को ट्रांसफ़र करा है, पूरी की पूरी हाउस प्रॉपर्टी को नहीं। अब एक और केस देखो इसमें। अगर वाइफ ना रेंट जो है, रेंट तो को टैक्सेबल है ही नहीं, रेंट तो इसी का है, लेकिन रेंट से उसने क्या कर दिया, जो शेयर्स थे ना उसे शेयर्स खरीद लिए उसने। रेंट मतलब जो उसने पैसा आया, मान लो 1000 2000 कितने भी पैसे आए, किसी कंपनी में उसने शेयर्स खरीद लिए। उस शेयर से मिल रहा है उसको डिविडेंड। क्या मिल रहा है उसको? डिविडेंड। अब वो जो डिविडेंड है, क्या वो भी इसका हस्बैंड का होगा? नहीं, ये कहेगा मुझे क्यों बकरी का वो क्या बोलते हैं, बलि का बकरा बना रही है। मैंने थोड़ी कहा था पैसे फालतू कमाने के लिए, तूने चालाकी करी है, तू अपना दिमाग लगा रही है, तू भर। तो यानी देखो क्या समझ में आया। अगर कोई करता है ना, जो डायरेक्ट इनकम होती है वो तो होती है उस इंसान की, लेकिन अगर उसने इनडायरेक्ट वे में खुद की मेहनत से कुछ डिविडेंड कमा लिया तो वो होता है वाइफ का। तो वो होता है हमारा उस वाइफ का जिसने खुद से कमाया है। सिंपल फंडा है। देखो, अगर आपकी मेहनत से आपने कमाया है, आपने कमाया दिमाग लगा के डिविडेंड, तो आपका है। रेंट तो इस बंदे की बनाई हुई प्रॉपर्टी का है, ये लेता है, प्रॉपर्टी भी इसी के नाम है, तो आप क्यों टैक्स भरोगे? यही भरेगा। सिंपल, समझ आया? क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट हम करते हैं इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल। ये कहता है कि चलो देखो सरकार तुम ये कह रही हो ना ट्रांसफ़र नहीं करी, लो मैं कर देता हूँ ट्रांसफ़र एसेट्स को, बट वो रिवोकेबल है। रिवोकेबल का मतलब टूट सकता है कभी भी, वो कभी भी कह सकता है ला मेरी वापस दे, रीराइट कर सकता है। मतलब जो एसेट्स ट्रांसफ़र करी है ना वो ट्रांसफ़र कभी भी रिवोक हो सकती है। इसकी कुछ देखो, इसके बारे में बताया गया सेक्शन 61 में। किस में बताया गया? सेक्शन 61 में। समझ आया? इसकी कुछ एक्सेप्शन है कि जहाँ पर रिवोकेबल भी है फिर भी आपकी इनकम में क्लब नहीं हो रही है। इतना समझ में आया? मैंने कहा अगर आपने एसेट्स भी ट्रांसफ़र कर दी बट वो रिवोकेबल है तो वो क्या होएगी? क्लब।
वो क्या होएगी क्लब, वो क्या होएगी क्लब जब रिवोकेबल है। बट कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर क्लब नहीं होएगी, जहाँ पर क्लब नहीं होएगी। कब नहीं होएगी, आपने ना उसे अश्योरिटी दे दी। मैंने देखो फर्स्ट पहली बात में बताया था कि अगर उसने चुपके से उसके कान में कहा है मैं कभी भी ले सकता हूँ वापस, अगर उसने ये बोला है तब तो क्लब होएगी। लेकिन उसने कहा है, विश्वास की उनके बीच में बात हुई है, उसने कहा है भैया आप ना रख लो हमेशा के लिए। वाइफ को दी है, भाई को दी, किसी भी रिलेटिव को दी है, किसी को भी दी है ना, उसको कहा है ये आपकी है, ये आपके नाम करी है मैंने, जाओ आपके नाम है। लाइफ टाइम तक वो रिवोक नहीं कर सकता, लाइफ टाइम तक वापस हक नहीं जमा सकता वो उस पे। तब उस केस में क्लब नहीं होएगी, क्लब नहीं होएगी। उसके बाद अगर ट्रांसफरर को इस इनकम से कुछ बेनिफिट ही नहीं होता, समझ रहे हो, उसने ट्रांसफ़र कराना, उसको कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा, फ़ायदा तो उसी इंसान का हो रहा है जिसको उसने ट्रांसफ़र करा है। उस केस में भी सरकार कहती है देखो जो बेनिफिट उठाएगा सिर्फ और सिर्फ उसी पर टैक्स लगेगा। तो कहते तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं ना, कोई बात नहीं, तुम क्लब मत करो, वहाँ पर क्लब नहीं होएगी, क्लब नहीं होएगी। नेक्स्ट केस है, देखो ये क्या है कि जब रिवोक करेंगे ना तभी क्लब होएगी। वही वाली बात कि देखो यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि मैं रिवोक कर सकता हूँ, चुपके से उसने बोला हुआ है मैं रिवोक कर सकता हूँ कभी भी, जब मेरा मन करेगा मैं रीराइट कर लूँगा, तो तब हो सकता है। यानी कि जब रिवोक करेगा तभी क्लब होएगी, उससे पहले क्लब नहीं होगी। अब सेक्शन 63 में बताया गया रिवोक का मतलब, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। रिवोक का मतलब क्या होता है, दी हुई चीज़ को वापस ले लेना। वैसे रिवोक का मतलब ये नहीं होता, रिवोक का मतलब तोड़ना। रिवोक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको तोड़ना। तो वही वाली बात सेक्शन 63 में इसके बारे में बताया हुआ है। आई होप को आपको दोनों समझ में आए होंगे ये पहले दो। नेक्स्ट हम करते हैं स्पाउस के इनकम का केस। स्पाउस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, लाइफ पार्टनर। सेक्शन 64 के सब सेक्शन 1, सेक्शन 64 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है स्पाउस के बारे में। क्या बताया गया है कि अगर देखो दो केस है इसके अंदर। क्या केस आता है इसके अंदर, जैसे कि ना एक हस्बैंड है ए, उसने वो एक कंपनी में काम करता है, सी कंपनी में वो काम करता है। उसने अपनी वाइफ को कहा, देखो सी कंपनी में वो काम करता है जहाँ पर उसका जो इंटरेस्ट है या फिर आप बोल सकते हो स्टेक, जो उसका शेयर है या जो उसका स्टेक है वो 20% से भी ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है, वो 20% से क्या है, ज़्यादा है। जब 20% से ज़्यादा होता है ना, इसको बोलते हैं सब्सटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियल। चलो लिख समझ आ गया। अब अगर उसका किसी कंपनी में 20% से ज़्यादा स्टेक है और वो सोच रहा है अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ को जिसका नाम है बी, जिसका नाम है बी, वो इसको इस कंपनी में लेके आया काम करने के लिए, ठीक है, एज अ एम्प्लॉई। वो इस एम्प्लॉयर उसमें काम करते हैं एम्प्लॉय के उसमें, और उसको जो सैलरी मिलती है किसी भी तरीके का कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है का मतलब उसे कमाई मिल रही है उसकी, समझ आया। जिस कंपनी में इसके हस्बैंड का 20% शेयर है, देखो 20% शेयर मायने रखता है, इतना स्टेक मायने रखता है। अब इसको कंपनी दे रही है ना भले ही रेम्यूनरेशन, पर कहीं ना कहीं ये तो इसकी मेजर पार्टी होगी, यही दे रहा है इसको रेम्यूनरेशन, कह सकते हैं। यानी इसके इतने प्रॉफिट्स हैं, वो इसको इसमें सोच रहा है देखो जितना होगा ना वो सोचेगा से ज़्यादा दे दूँ, ताकि जो मेरे प्रॉफिट्स है वो उसको मैं ऐसे दिखा सकूँ, मैंने तो भी सैलरी देकर खर्चा करा है, मैंने तो सैलरी देकर खर्चा करा है, मेरी इनकम तो कम हो गई। वो ये टैक्टिक अपना रहा है, अपना एक चतुराई से अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट्स को कम करना चाह रहा है और अपनी वाइफ को वहीं पर लगाकर उसको रेम्यूनरेशन दे रहा है। देखो पैसा घर में भी आ गया, सैलरी मान के डिडक्ट भी हो गया, टैक्स भी कम लगेगा। समझ आ रहा है सारा खेल, कि कंपनी में उसने लगाया, रेम्यूनरेशन दे दिया, उसने ही दिया। मैं क्यों कह रही हूँ उसने दिया, क्योंकि 20% शेयर मायने रखता है इतना बड़ा, यानी उसका कुछ जो इसका प्रॉफिट बनेगा कंपनी का, इसमें इसका भी तो हिस्सा है, कुछ इसका इसमें भी तो हिस्सा है। तो इन प्रॉफिट्स को कम करने के लिए उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी वाइफ को इसमें लगा के उसको सैलरी दे दूँ, पैसा घर में भी रहेगा और कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया और मेरे को टैक्स भी कम देना पड़ा। तो उस केस में क्लब होएगी,
उस केस में क्लब होएगी। मैंने जो ये लिखा हुआ है अब समझ में आएगा आपको कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कितना 20% है किसी कंसर्न में। कंसर्न मतलब कंपनी कह लो, कोई एंटिटी कह लो, समझ आया। किसी व्यवसाय में, किसी कंसर्न में उसका 20% इंटरेस्ट है अगर किसी का भी, कोई इंसान, अब देखो यहाँ पे हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। वाइफ अपने हस्बैंड को लगा सकती है, हस्बैंड अपने वाइफ को। स्पाउस का मतलब होता है लाइफ पार्टनर, चाहे वो कोई भी हो। तो किसी पार्टनर का अगर इतना इंटरेस्ट है और वो अपने स्पाउस को लगाता है और उसको सैलरी देता है, तो उस केस में क्या होएगी? क्लब होएगी। मैंने देखो जहाँ पे भी लिखा नहीं हुआ है ना, इसका मतलब वो क्लब होएगी, वो क्लब होएगी। जहाँ पे एक्सेप्शन है इसका मतलब वहाँ पे क्लब नहीं होएगी, जहाँ पे एक्सेप्शन है इसका मतलब वहाँ पे क्लब नहीं होएगी। क्लब का केस समझ में आ गया आपको? मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया आपको। अगर समझ नहीं आया थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना और समझ लेना वापस में, समझ लेना वापस से। अब पढ़ते एक्सेप्शन कि कहाँ पर सैलरी देने पर भी, ये जो सैलरी दी है ना, मिली है बी को, यहाँ पर उसका मानना नहीं जाएगा, मतलब क्लब नहीं होएगी। कब? जो इसने सैलरी कमाई ना, ये कह रही है मैं इसकी सिफारिश ही नहीं लगी हूँ कि भी कहीं तुम सोचो मेरा हस्बैंड काम करता है इसीलिए मेरे को सैलरी इतनी ज़्यादा मिल रही है। नहीं, मैंने तो डिग्री हासिल करी है, एमबीए कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। यानी इसकी खुद की मेहनत है, यानी इसकी खुद की कमाई है, खून पसीने की इसकी कमाई है। मतलब इसके पास नॉलेज है, इसके पास नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है। यानी कि जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है, जो भी दूसरा स्पाउस है ना जिसको लगाया गया है कंपनी में, उसके पास अपनी एक नॉलेज है, टेक्निकल कहो, कोई प्रोफेशनल नॉलेज कहो, अपने नॉलेज से उसने कमाए हैं ना पैसे। तो क्यों भाई तुम क्लब करवा रहे हो? ये कहेगा, अब ए कहेगा मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया, मैं इसने खुद से लगी है ये, मैंने तो बस इसकी ऐसे कहा था भी इसमें लग जा, मैंने थोड़ी कहा था कि मेरी इनकम में थोड़ी क्लब होनी चाहिए, क्योंकि कमाए तो उसने अपने दम पे हैं। अगर वो स्पाउस अपने दम पे कमा रही है, अपने टेक्निकल नॉलेज से, प्रोफेशनल नॉलेज से, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस है, उस केस में क्लब नहीं होएगी, क्लब नहीं होएगी। समझ आया? अब यहाँ पे ना रिलेटिव का केस भी आता है। देखो जहाँ पे भी रिलेटिव लिखा हो, रिलेटिव में हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, बहन भाई भी आते हैं, कोई भी लीनियर, जो देखो मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है। असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, जैसे कि आने वाली पीढ़ी और जाने वाली पीढ़ी, जो भी उसके साथ का लगता है ना, वो सब आते हैं रिलेटिव में, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं सब आएंगे। अब ये समझ आएगा केस कि कहाँ पर तो क्लब होएगी, कहाँ पे क्लब नहीं होएगी, कहाँ पे क्लब होएगी, कहाँ पे नहीं होएगी। जब वो खुद की, देखो सिंपल याद रखना, खुद की नॉलेज से लगी है ना तब क्लब नहीं होएगी, अदरवाइज होएगी। अब सेक्शन 64(1) का पार्ट 4, ये सिर्फ इसकी एक्सेप्शन थी, ये सिर्फ इसकी एक्सेप्शन थी। अभी दूसरा सेक्शन आ रहा है, एक हमने पढ़ लिया, एक ये पढ़ेंगे। मैंने बताया था 2 का पहाड़ा याद रख लो 2 का टेबल कर लो, 2 4 6, 2 हमने कर लिया, हमने 2 कर लिया ना, 2 ये क्या है, ये 2 ही तो है। अब हम करते हैं फोर्थ को। क्या करते हैं फोर्थ को? अगर हमने प्रॉपर्टी को, कोई स्पाउस है, मान लो वाइफ है, वाइफ ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया हस्बैंड के पास, ठीक है, बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब प्रॉपर्टी थी 10 लाख की, कितने की थी? 10 लाख की। पैसे ले लिए 10,000, पैसे कितने लिए? 10,000। कि भाई उसने, वाइफ ने हस्बैंड को सिर्फ और सिर्फ दया में कहो, प्यार मोहब्बत में कहो, बिना पैसे लिए, जितने प्रॉपर पैसे लगते थे ना उतने पैसे उसने नहीं लिए। उस केस में वो चालाकी कर रही है, वो सोच रही है, देखो अब पैसे वो दे, हस्बैंड दे, वाइफ दे, बात तो एक ही है, हस्बैंड वाइफ का पैसा तो एक ही होता है। तो उसने सोचा कि देखो मैं ऐसा करती हूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ एसेट्स को, पैसे थोड़े कम ले लूँगी, घर की घर में रहेगी एसेट्स भी, इनकम टैक्स भी कम लगेगा। समझ आया? तो उस केस में भी सरकार कहती है तुम चालाक मत बनो, हमने ही इसके लिए पहले से रूल बना रखा है कि अगर कोई इंसान ऐसा करेगा ना उस केस में क्लब होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि आपने प्रॉपर पैसे नहीं लिए। 10 लाख की चीज़ तुम 10,000 में कैसे बेच सकते हो? 10,000, हाँ 10,000 में नहीं बेच सकते। 10 लाख में दे रहे हो जितने की कीमत है तब तो ठीक है, कम में दे रहे हो तो नहीं चलेगा, कम में दे रहे हो तो नहीं चलेगा। समझ आया? अब इसमें ना एक चीज़ और देख लो, अगर इससे होने वाली इनकम होएगी वो क्लब होएगी तो समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर ऐसा है कि ना वो डाइवोर्स उनका हो चुका है तब उसने ट्रांसफ़र हुआ है, मान लो
कोर्ट ने ही कह दिया या फिर उसने ही कहा कि भले हम डाइवोर्स हो चुका है हमारा, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एसेट्स को, लेकिन उनके बीच में ना होता है ना कई बार म्यूचुअल कंसेंट से लोग तलाक ले लेते हैं, क्योंकि भी चाहे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है उनकी कंसेंट है, तलाक हुआ है, लेकिन ना उन्होंने कहा भी देख मेरी ना इनकम ज़्यादा है, ऐसा करते हैं मैं तेरे को ट्रांसफ़र कर दूंगा, पैसे पैसे बांट लेंगे आधे वाधे, कि जो टैक्स भी बच जाएगा मेरा और हमारे दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। उस केस में क्लब नहीं होएगी, उस केस में क्लब नहीं होएगी। लेकिन अगर वो डाइवोर्स नहीं है उनका, ना तो उनका डाइवोर्स है, ना ही वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, उस केस में क्लब होएगी, उस केस में क्लब होएगी। समझ आया पॉइंट क्या है, कि अगर डाइवोर्स नहीं है, दूसरे से अलग नहीं रह रहे हैं, तब क्लब होएगी। लेकिन अगर वहीं डाइवोर्स है ना और दूसरे से अलग भी रहते हैं, तब उस केस में भी क्लब नहीं होएगी। वो तो कह देगी मेरे तो डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है, वाइफ कह देगी डाइवोर्स हो चुका है, मेरी में क्यों क्लब कर रहे हो, मेरी में क्यों क्लब कर रहे हो। अब एक चीज़ और समझाती हूँ मैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने यहीं पे देखो छोटे नोट्स में ही लिखा हुआ है वैसे तो। ये जो बात करी है ना मैं प्रॉपर्टी की, मैंने कुछ भी नहीं कहा कौन सी प्रॉपर्टी है, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो ये केस लागू होएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है, एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है, उस केस में देखो बात सेम रहेगी। ट्रांसफ़र करने वाला चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि वाइफ ने ट्रांसफ़र करी है ना, तो जो वाइफ है ना वो डीम्ड ओनर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डीम्ड ओनर। क्या बन जाएगी, डीम्ड ओनर। कब, अगर उसने हाउस प्रॉपर्टी को, अगर उसने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा है। सेम होएगा, क्लब होएगी, सेम केस रहेगा, क्लब होएगी। जो इसमें लिखा हुआ है ना सेम वही बात, बस फ़र्क क्या है, इसमें लगता है सेक्शन 64(1)(4), इसमें लगेगा सेक्शन 27(1), सेक्शन 27 का क्लोज 1। समझ आया कि देखो बात सेम है, क्लब होएगी, बस क्या फ़र्क हो जाएगा, ट्रांसफ़र बन गया डीम्ड ओनर। अब डीम्ड ओनर का केस अलग होता है, इस करके ये जो सेक्शन है इसका हो जाएगा 27 क्लोज 1, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के केस में, यानी 64 वाला नहीं लगेगा, इसको छूट मिल गई है। अब आता है, देखो मैंने कहा था ना 2 का टेबल कर लो, 2 4 6, 2 भी हमने पढ़ लिया, 4 भी हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं 6, अब पढ़ते हैं 6, सॉरी ये 7 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है, मैं एक मिनट यहाँ पे चेक करती हूँ, क्रॉस चेक, वेट, ओके इसमें ना ये 7 है, ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, 2 4 7, कोई नहीं, अभी हमें देखो याद रहेगा, जो हमें यहाँ पे जो हमारी गलती हुई ना, हमें याद रहेगा कि देखो यहाँ पे 7 क्यों नहीं है, देखो ये 6 यहाँ पे आ गया, 2 4 7 ऊपर है, कि 2 4 7 है, 2 4 7 है, 2 4 7 ऐसे याद रखेंगे। और जो बच गया ना बीच का छठा और 7वें के बाद का, देखो 2 4 है, 7 ऊपर है, 2 4 7 इसमें आएंगे। अब 7 से पहले वाला 6, 7 से पहले आगे वाला 8, ये आ जाएंगे इसमें, ये आ जाएंगे हमारे इसमें, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, सॉरी, बट हमने सही है टाइम से देख लिया कि सेक्शन कौन से है, 64(1) के 2 4 एंड 7, 2 4 एंड 7, 2 4 एंड 7। चलो, स्पाउस के बेनिफिट के लिए देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, अगर ना किसी ने भी, वाइफ ने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड ने वाइफ के बेनिफिट के लिए बिना कंसिडरेशन के वही ट्रांसफ़र करी है एसेट्स को, ये दोनों के केस में है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल का केस नहीं है, अगर एओपी भी है ना और बीओपी पर्सन भी है कोई भी, उसको होने वाली इनकम क्या हो जाएगी, क्लब, क्या हो जाएगी, क्लब, क्या हो जाएगी, क्लब, क्या हो जाएगी, क्लब। ये बस क्या है, साथ में लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि सब्सटेंशियल क्या होता है 20%, मेजॉरिटी लिखा हो 51, वैसे हम पढ़ते हैं सब, बट अगर भूल जाता है ना बड़े होने के बाद, तो वही वाली बात कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है 75%, ये कुछ रेशियो थी। अब देखो ये जो मैंने चार्ट ऊपर बताया हुआ है ना वो वाला, ये जो यहाँ पे पढ़ा ना हमने 4th में, ये वो वाला केस मैंने डायग्राम से बताया हुआ है। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि अगर इनकम स्पाउस को अराइज हुई है कौन सी एसेट से, जो उसके स्पाउस ने दी थी उसको बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के, कि बिना पूरे बरोबर पैसे लिए उसको उसने एसेट ट्रांसफ़र कर दी। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी के अलावा दूसरा कोई केस है, दूसरा कोई केस है हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, तब तो क्लब होएगी, सेक्शन लगेगा 64(1) का पार्ट 4। लेकिन अगर है हाउस प्रॉपर्टी, तब कौन सा सेक्शन लगेगा, 27(1). देखो क्लब तो इसमें भी होएगी, इसमें भी होएगी, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे ट्रांसफ़र बन जाता है डीम्ड ओनर,
टैक्सेबल वो भी होता है, इसीलिए सेक्शन बस अलग हो गया और कुछ फ़र्क नहीं है, बाकी सब सेम है, बस सेक्शन अलग हुआ है। उसके बाद पढ़ते हैं हम इनकम फॉर फ्रॉम एक्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट। ये मैंने आपको शुरू में समझा दिया था कि अगर डायरेक्ट रेंट तो उसी के लिए टैक्सेबल होगा जिसने ट्रांसफ़र करा है, बट रेंट को उसने लगा दिया शेयर्स में, शेयर से मिल गया उसको डिविडेंड, तो क्या डिविडेंड भी क्लब होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है, क्लब नहीं होएगा। अब ये एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना कि प्रॉपर पैसे नहीं लिए, 10 लाख की चीज़ को आप 10,000 में कैसे बेच सकते हो? ये क्या है? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। प्यार मोहब्बत वाला किस्सा इसमें नहीं चलेगा, ठीक है? एडिक्वेट कंसिडरेशन इसमें नहीं होएगा। अब अगला, ट्रांसफर्ड एसेट्स कर दी इन्वेस्टेड, वही वाली बात देखो, मैंने कहा था अगर रेंट है ना, डायरेक्ट रेंट को उसने इन्वेस्ट करा है, क्लब होएगी। रेंट से होने वाले शेयर्स खरीद लिए, शेयर से होने वाले डिविडेंड हमारा क्लब नहीं होगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट वाला क्लब होएगा। होप कि क्लियर हुआ होगा ये वाला केस भी स्पाउस का। अब हम पढ़ते हैं माइनर का केस। क्या करते हैं? माइनर का केस, सेक्शन 64(1) का क्लोज ए। इसमें क्या है? माइनर की इनकम, देखो माइनर की इनकम अगर हो रही है ना, तो वो क्लब होएगी उसके माता पिता में, दोनों में नहीं होएगी। जिसकी इनकम ज़्यादा है, अगर माता ज़्यादा कमा रहे हैं माता में, पिताजी ज़्यादा कमा रहे हैं तो पिताजी की इनकम में, ठीक है? एक बच्चा है, उसके माता पिता है, मम्मी कमाते हैं 50,000, पापा कमाते हैं उसके 75,000, ठीक है? 75,000 वो कमाते हैं, तो किसकी इनकम में क्लब होएगी? पापा जी के में। किसके में? जो ज़्यादा कमाता है उस पेरेंट की इनकम में क्लब होएगी। याद रखना, मैंने क्यों एग्जाम्पल से बताया ताकि याद रहे। एग्जम्पशन मिलती है, देखो एक्सेप्शन नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट। क्या होता है? छूट। कि जिसके जो माता पिता है, जिसकी इनकम में जुड़ी है ना, अब ना उसको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। क्या? कि 2 बच्चों तक हर एक बच्चे पर 1,500 रुपये की उनको छूट मिलेगी। मान लो उनके 2 बच्चे हैं, हर एक बच्चे की इनकम पर 1,500 तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1,500 तक मतलब हर एक बच्चे पर 1,500 रुपये का टैक्स तो माफ़ है, कि उसकी इनकम में 1,500 अगर है ना, मान लो 3,000 की इनकम है तो 1,500 पे टैक्स लगेगा, बाकी के 1,500 टैक्सेबल नहीं है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, सेक्शन 10 सब सेक्शन 32। अब देखो कुछ याद आया? एग्रीकल्चर वाला रूल कौन सेक्शन में लिखा हुआ है? जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है टैक्स लेने का। मैंने बताया हुआ है आपको एग्रीकल्चर इनकम के केस में, इसी वीडियो में बताया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। साथ के साथ जितने रिवाइज करते चलोगे उतना बेनिफिट रहेगा। देखो पढ़ना बहुत आसान है टैक्स को, हालांकि वैसे पढ़ना आसान नहीं है, बुक से करते हैं तो इन नोट से तो आपको समझ आ गया होगा कि मुश्किल तो नहीं है टैक्स, जैसे हमने नोट्स बनाए हैं आप भी इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, बहुत ईजी रहेगा। और क्योंकि मेरे नोट्स है ना, तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप भी खुद से बनाओगे, इनफैक्ट इनको देखकर और मॉडिफाई करोगे ना आप अपने नोट्स में, आपको इतने अच्छे लगेंगे, बहुत ज़्यादा, और कभी नहीं भूलोगे आप। तो इस करके जो हमने जितना भी पढ़ा है सारा का सारा रिवाइज करते चलना है साथ के साथ। कमेंट में बताओ मैंने कि सेक्शन 10, ओए होए मैंने बता दिया, लेकिन मैं सबसेक्शन नहीं बताया कि एग्रीकल्चर इनकम में जो टैक्स वो एग्जम्पशन मिलती है ना, तो कौन से सेक्शन में हमें मिलती है, बताना ज़रूर। अब एक्सेप्शन है इस सेक्शन की कुछ, ये जो सेक्शन है ना माइनर की इनकम वाला, इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब जहाँ पर क्लब नहीं होगी, जहाँ पे भी एक्सेप्शन लिखा हो उसका मतलब था जहाँ पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। कब नहीं होगा? देखो अगर उस बच्चे ने, वही वाली बात, अपने दम पे कमाई है, अपने दम पे उस बच्चे ने कुछ कमाया है, वो चला गया इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, वहाँ पे उसने कुछ भी करतब करके दिखाया, ठीक है? उन जजिस ने उसको इनकम मिली, मान लो उसको वो फर्स्ट आ गया, उसको जो इनकम मिली, तो वो क्या है? उसको खुद का टैलेंट है ना, खुद के दम पे वो कमा रहा है, तो उस पर टैक्स लगेगा। उस माइनर का मतलब उसमें क्लब नहीं होएगी, वो क्लब नहीं होएगी। किसके में? माता पिता के में। दूसरा क्या? अगर वो बच्चा है ना वो डिसेबल है, ठीक है, भगवान जी के उससे अगर वो डिसेबल है किसी भी चीज़ से,
उस अब सरकार देती है ना इनकम, देखा होगा जो डिसेबल पर्सन होते हैं अपनी बॉडी से किसी भी तरीके से, उनको पेंशन मिलती है, उनको इनकम मतलब उनके लिए वो एक तरीके से इनकम ज़रिया है एक पैसे का। सेक्शन 80U में जो मेंशन है, तो इन दोनों केसेस में क्लब नहीं होएगी, इन दोनों केसेस में क्लब नहीं होएगी कि जब अगर बच्चे ने खुद के दम पे कमाया है या फिर वो डिसेबल है, लाचार है, तब सरकार दे रही है उसको पैसा। तब अगला हम करते हैं इसके अंदर, मैंने बताया ऊपर कि किसकी इनकम में क्लब होएगी, जिस माता पिता की इनकम ज़्यादा है, जो ज़्यादा कमाते हैं उनकी में। बट अगर फ्यूचर में जाकर मम्मी कह दे कि मैं ज़्यादा कमाने लगी हूँ, कि अब उनका प्रमोशन हो गया, कुछ भी हो गया है, वो अब पापा की 75,000 थी ना, मम्मा के कितने थे, उनके थे 50,000। अब वो कहते हैं कि मेरा हो गया प्रमोशन, मैं कमाती हूँ 80,000, अब मेरी इनकम में क्लब होएगी। वो सरकार खुद कहती है कि तुम्हारी इनकम में क्लब होएगी। अगर पेरेंट्स ने प्रूव कर दिया, ठीक है, स्लिप दिखा दी कि भी मेरी इनकम अब ज़्यादा है, 80,000 में कमाती हूँ, उनकी में क्लब होएगी, जो ज़्यादा कमाता है उसी की में होएगा, सिंपल। एंड बच्चा जिसके पास होएगा, मान लो अगर उनका डाइवर्स हो चुका है और बच्चा जिसके पास, जिसकी भी कस्टडी में होता है ना बच्चा, अब ऐसा तो नहीं है दोनों के में रहेगा, किसी एक के पास रहेगा, जिस पेरेंट्स की में रहेगा उसके में क्लब हो जाएगा। ठीक है, एक और केस, अगर माइनर डॉटर, देखो आप सोचते होगे कि माइनर माइनर जो डॉटर होती है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि छोटी एज में शादी कर देते थे। तो वही वाली बात कि माइनर अगर है कोई बच्ची, उसकी शादी कर दी है, तो उस अब उसकी शादी कर दी है, वो इन लॉज के पास चली गई है, इन लॉज के पास चली गई है, उसको जो इनकम हो रही है ना, वो भी क्लब होएगी, क्योंकि अभी भी वो माइनर है, वो भी माइनर है, भले ही वो लड़के की शादी हो गई है, उसके ससुराल वालों की इनकम में क्लब नहीं होएगी, नहीं होएगी। वो किसके में होएगी, उनके पेरेंट्स के केस में। समझ आया? नहीं आगे खरीदने, ये चीज़ देख लो बस कि जो पेरेंट्स मान लो अगर किसी बच्चे के नहीं है, तो बच्चे को क्या मिलता है, माइनर को एक गार्जियन मिलता है। देखा होगा हमने बी लॉ में कितना पढ़ा है गार्जियन के बारे में। तो जो गार्जियन है ना, अब हमने तो पढ़ लिया कि माइनर की इनकम क्लब होएगी इसके पेरेंट्स के केस में। क्या माइनर की इनकम पेरेंट्स के केस के पेरेंट्स नहीं होने पर गार्जियन के में होएगी, नहीं होएगी। गार्जियन सिर्फ उसकी रख रखवाली के लिए है, उसकी इनकम उसमें क्लब नहीं होएगी, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की में क्लब होएगी। समझ आया? चलो लास्ट केस करते हैं हम क्लबिंग का। इनकम ऑफ सन्स वाइफ, आई होप कि जितना अभी तक हुआ है आपको समझ आ गया है, नहीं आया तो थोड़ा सा अभी करते चलना क्लियर ही साथ के साथ। ये सारे है इजी टेक्स्ट, बस थोड़े सेक्शन हमें लर्न करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है इसमें। दो सेक्शन इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सेक्शन 64(1) का 6th एंड 8th, 6th एंड 8th। हमने 2, 4, 7 किस में किया है, 2, 4, 7 ये 64(1) का किस में किया है बताना। इनकम फ्रॉम मेजर्स विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर, वही वाला केस कि अगर आपने प्रॉपर पैसे लिए बिना अपनी पुत्र वधू, सन्स वाइफ क्या होता है, एक ए है, ए का बेटा है बी, बी की वाइफ आई है सी, ए ने सी की मतलब अपनी पुत्र वधू की, अपने बेटे की वाइफ जो थी ना, उसकी उसके पास एक ट्रांसफ़र कर दिया इनकम, और एसेट्स तो ट्रांसफ़र करी नहीं, एसेट्स तो ट्रांसफ़र करी नहीं, तो इसकी इनकम किस में क्लब होएगी, ए में। जिसकी भी इनकम है उसमें क्लब होएगी, सिंपल जो हमने पहले पढ़ा था सेम वही केस है, बस यहाँ पे क्या आ गया, सन्स की वाइफ आ गई। दूसरा क्या, वही कि सन्स की वाइफ के बेनिफिट के लिए उसने ट्रांसफ़र करा है, एओपी हो पर्सन हो, उस केस में भी क्लब होएगी, सेम वही केस है। क्लबिंग का हमने कर लिया, टोटल 5 केस पढ़े हमने, सेक्शन पढ़े 60 से लेके 64 तक। 60 में हमने पढ़ा बिना ट्रांसफ़र करे, 61, 1, 2, 3 में हमने करा ट्रांसफ़र कर दी बट रिवोकेबल वाला केस था, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थी। ठीक है, 64 के अब आगे अलग अलग पार्ट से, एक था स्पाउस का, एक था माइनर का, एक था सन्स की वाइफ का, सन्स की वाइफ का। ये हमने पांचों कर लिए हैं। क्लियर, क्लबिंग का हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप का आपको समझ आया होगा। क्लबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करना, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इससे से। अब एक छोटा सा टॉपिक है ये रिटर्न्स ऑफ इनकम, कि हमें ना रिटर्न्स देनी पड़ती है, वही बात की फाइल करनी पड़ती है। देखा होगा हर किसी, कोई भी कर सकता है। देखो अगर हमारी इनकम
हमारी जो टैक्स एग्जम्पशन रेट है ना उससे भी कम है ना, फिर भी हम नील की फाइल कर सकते हैं। देखा होगा लोग करते हैं कुछ बेनिफिट्स के लिए कि भी टैक्स उसमें हमें लोन्स वगैरह सैंक्शन हो जाता है, उस केस में हम कर सकते हैं। रिटर्न्स ऑफ इनकम हमें टाइम कितना मिलता है, 24 साल। देखो थोड़ा हाईलाइट कम हो रहा है, मैं लिख देती हूँ वापस यहाँ पे 24। ये लिख लेना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। 24 साल, 24 महीने, 24 महीने याद रखना। ये पॉइंट आया हुआ है, बहुत देखते तो छोटे से पॉइंट है, वैसे तो समझने का है तो, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, इस करके लिखते रहना साथ के साथ। डील कौन से सेक्शन से करता है, सेक्शन 60 वो 139, 139। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, इन चारों केस में कब होएगा, अगर उनकी ग्रोस टोटल इनकम ज़्यादा हो गई है। जितनी रेट देख सरकार ने कहा था 5 लाख से 5 लाख तक अगर किसी की इनकम है ना, कोई टैक्स नहीं लेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब तक अगर इनकी 5 लाख तक है ना इन चारों की, तब तक इनको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बट अगर बात करें हम कंपनी की, किसकी बात करें हम, फर्म की, कंपनी की किसी, तो चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, इनफैक्ट अगर उनको लॉस भी हो ना तभी भी देनी पड़ती है, लॉस भी है तभी भी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है देखना, बाकी में एक केस आएगा उसमें, इस करके बता रही हूँ। देखो वैसे तो ये रिटर्न्स वाला इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें कई बार डेट्स पूछ लेते हैं, ज़्यादा करके क्या पूछते हैं, डेट पूछते हैं और सेक्शन पूछ लेंगे और कुछ नहीं। बट ये जो पॉइंट है ना लॉस वाला, ये मैं समझाऊंगी आगे, ये जरूरी है। ये समझ में आया कि अगर कंपनी और फर्म के अलावा जितने हैं, तो जब लिमिट्स के से क्रॉस करेंगे तब देनी है, अदरवाइज हमें कब, सबको अदरवाइज जो फर्म और कंपनी है उनको तो चाहे इनकम हो लॉस हो हर केस में देनी है। अब आती है बात डेट्स की। देखो हर किसी इंसान के लिए जो डेट है वो होती है 31 जुलाई, 31 जुलाई हर किसी इंसान के लिए। लेकिन अगर किसी इंसान, कोई पर्सन है या फिर कोई भी पार्टनर है, वो उसके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं, उसके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं, दोनों केस में ये लिखा हुआ है, उसके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं। देखो कंपनी का केस नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कंपनी का केस नहीं है, ये याद रखना, कंपनी नहीं है यहाँ पे। अगर उनके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं ना, उस केस में उनकी कितनी हो जाएगी, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। समझ आया। वैसे कितने 31 जुलाई और 31 अक्टूबर किसकी है, जिनके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं, जिनके अकाउंट्स क्या होने हैं, ऑडिट होने हैं। अब ये देखो सेक्शन 234F, 234F, ये एफ वाले कहते हैं फीस देनी पड़ेगी, एफ वाले कहते हैं क्या कहते हैं, फीस देनी पड़ेगी। कब, आपने ना लेट कर दिया भाई रिटर्न फाइल करने में, आपने लेट कर दिया रिटर्न फाइल करने में, तो आपको थोड़ा देना पड़ेगी फीस। कितनी देनी पड़ेगी, ये डिसाइड करेगी आपकी टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम डिसाइड करेगी। अगर आप कमाते हो, जो आपकी इनकम आई है ना निकल के, वो 5 लाख है या उससे कम है, 5 लाख है या उससे कम है, 5 लाख है। देखो मैंने कितनी अच्छी अच्छी बात है ना, मैंने ऊपर भी 5 लाख का एग्जाम्पल दिया था, याद रहेगा आप अच्छे से, कि 5 लाख है या उससे कम है, तब तो देनी है आपको 1000 रुपये फीस। तब कितनी देनी है, 1000 रुपये। लेकिन अगर 5000 रुपये से एक भी ज़्यादा हुई ना, एक भी ज़्यादा हुई, तब आपको देनी है 5000, 5000 नहीं बल्कि 10,000 देनी है। 5000 तो कब देनी है, अगर दिसंबर तक की बात है, 31 दिसंबर तक, तो 5000 देनी है। अगर आपने दिसंबर से भी लेट कर दिया ना भाई, तब तो 10,000 लगेगी। तब कितनी लगेगी, 10,000। याद रहेगा, 3 केस है, बस 1000 याद रखना है, 10,000 याद रखना है, 1000 याद रखना है, 10,000। 1000 कब, जब 5 लाख से कम है, 10,000 कब, जब 5 लाख से ज़्यादा है। लेकिन अगर दिसंबर से पहले पहले है, तब कितनी देनी है, 5,000। तब कितनी देनी है, 5,000। क्लियर। अब ये कह रही थी मैं लॉस की रिटर्न की, मैंने कहा था ना कंपनी को तो चाहे लॉस भी हो फिर भी देना पड़ता है, फिर भी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि ना उनको लॉस की रिटर्न फाइल करनी इसलिए करनी पड़ती है ताकि वो कैरी फॉरवर्ड कर सके। मैंने लिखा नहीं हुआ शायद यहाँ पे, आप लिख लो यहाँ पे ज़रूर से। अगर वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉसेस को, अब आप कहोगे कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, वो भी हम करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में। अभी बस इतना समझो, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, सेट ऑफ क्या होते हैं। अगर हमने अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, उस केस में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक, जो कि सेक्शन 139
सेक्शन 39(1) में बताया गया है, सेक्शन 39(1) में बताया गया है कि आपको देनी पड़ती है, रिटर्न करनी पड़ती है फाइल लॉस की भी ड्यू डेट तक। ये याद रखना, ड्यू डेट तक, क्या याद रखना, ड्यू डेट तक। लेकिन सबको करनी पड़ती है, पीजीबीपी हो, हॉर्स रेस वाले हो, कैपिटल लॉस हो। बट अगर आप हाउस प्रॉपर्टी वाले हो, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की आपको करनी है, या फिर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी के केस में ये एक्सेप्शन है कि अगर आप ड्यू डेट तक भी फाइल नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं, आप फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये याद रखना आप, ये अच्छे से याद रखना कि लॉस की रिटर्न है, क्योंकि आगे काम आएगी बात कि लॉस की रिटर्न करनी पड़ती है अगर उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि बिना इसके ये पहिया नहीं चलेगा आगे, जब तक वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, जब तक वो लॉस की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। समझ आया? बस हाउस प्रॉपर्टी वाले को और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन वाले को क्या मिलती है, छूट मिल जाती है। अब आती है बी लेटेड रिटर्न। अगर हमने लेट रिटर्न फाइल करी तब सेक्शन 139(4) में बताया गया है, देखो डेट मेंशन करी गई है 139(1) में, जो हमने ऊपर पढ़ा ना अभी, ये 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, ये वाली। इसमें बताया गया है कि अगर आप लेट हो जाते हो तब ना कितनी है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर जो हमारा असेसमेंट ईयर है, जो हमारा असेसमेंट ईयर है उसके 31 दिसंबर, उसके 31 दिसंबर, या फिर जो असेसमेंट कंप्लीशन होना है ना तब तक उससे पहले, असेसमेंट कंप्लीशन होना है उससे पहले, इन दोनों में से कौन सी भी डेट पहले आई, मान लो 31 दिसंबर पहले आ गया या फिर असेसमेंट कंप्लीशन पहले आ गया, दोनों में से पहले कौन सी भी आएगी तब हम, मतलब ये रिलैक्सेशन है। देखो वैसे तो हमें करना ड्यू डेट पे ही, जो हमने मेंशन करी है 31 जुलाई या अक्टूबर, देखो दो डेट पड़ी हमने, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप 31 दिसंबर तक भी या फिर जब तक असेसमेंट कंप्लीशन नहीं होता तब तक आप कर सकते हो। ये क्या है, रिलैक्सेशन है, ये क्या है, रिलैक्सेशन है। अब पढ़ते हैं पैन के बारे में। सुना भी होगा, सबके पास होगा भी पैन, आपका पैन। पैन क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। सेक्शन 139(a) में बताया गया इसके बारे में। अलॉट कौन करता है इनको, एक असेसिंग ऑफिसर। कौन अलॉट करता है, असेसिंग ऑफिसर। कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है, 49A। ये याद रखना है जरूर, 49A। देखो करने तो सारे याद है, बस मैं जो बता रही हूँ ना ज़्यादा, वो ज़्यादा याद रखने हैं कि 49A में हमारा पैन का भरा जाता है, मतलब हमें फॉर्म भरना पड़ता है 49A, अगर हमें पैन अपना बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है। इसके अंदर क्या होता है, 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं और ये एक लैमिनेशन की तरह होता है। देखा होगा कितने, जैसे आधार कार्ड बनते थे ना, जो ओरिजिनल आधार कार्ड होता है वैसे तरीके में होता है ये, और लैमिनेशन इसमें हुई होती है, लैमिनेटेड ये कार्ड होता है। सबको अप्लाई करना चाहिए। किस किस को करना चाहिए, पहली बात, ऐसा इंसान जिसकी टोटल इनकम एग्जम्पशन रेट से ज़्यादा है, कि 5 लाख तक लिमिट है, 5 लाख से ज़्यादा हो गई उसकी इनकम, उसको पैन बनवाना ही बनवाना है। लेकिन ऐसा भी कैसा था, जैसे कि अब बैंक में हम अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं, ठीक है, उससे इनकम मैटर नहीं करती, वहाँ पे पैन चाहिए होता है, ठीक है, क्लियर। कोई पर्सन है पीजीबीपी के केस में, अगर उसके टोटल सेल्स कहो, टोटल टर्नओवर कहो, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले जो उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स है ना, वो 5 लाख से ज़्यादा है किसी प्रीवियस ईयर में, तो क्या है, तब वो भी करवाना है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को भी करवाना पड़ता है, भले ही तुम भाई लोगों के लिए कर रहे हो, भले ही तुम चैरिटी का काम कर रहे हो, तभी भी आपको पैन बनवाना पड़ेगा। सेक्शन 139(4)A में बोला गया है, 139(4)A में बोला गया है। बट 139(4)A की कुछ एक्सेप्शन है कि किस किस को नहीं करवाना। अगर किसी की एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, या फिर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उसने ना ऐसे ट्रांजेक्शन्स में पैसे पे करे जो सरकार की थी, ठीक है, समझ आया, जो उसके ट्रांजेक्शन्स थी ऑफिस की, कंसुलर ऑफिस की ट्रांजेक्शन्स थी, वहाँ पर आपको पैन की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी एक्सेप्शंस है कुछ। एग्रीकल्चर इनकम, एनआर, और ये सीजी और एसजी। सीजी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। अब पैन को हर एक स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स में होना चाहिए, हर एक पर्सन को करना चाहिए, वो बता रहा है कब कब करना चाहिए। देखो ये ऊपर जो हमने पढ़ा ना, ये था हु शैल, किस किस को करना चाहिए, इसमें पढ़ा किसको को नहीं कर सकते, मतलब छूट है, मतलब आपको। अब इसमें आया किस किस को करना चाहिए। पहली बात तो ये बस पढ़ने की चीज़ है,
ऐसा इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। सारी रिटर्न्स में चालान्स जो पड़ते हैं इनकम टैक्स के, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल का मतलब जो हिल नहीं सकती है, हिल नहीं सकती है, घर हो गए हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, उसकी हमने सेल करी है, बाय करी है, जो कि 10 लाख से ज़्यादा पैसे की है, ठीक है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा के अमाउंट की हमने डील करी है। मोटर व्हीकल करा है 4 व्हीलर के केस में, कब, 4 व्हीलर के केस में, ठीक है। सिक्योरिटीज़ की हमने बाय करी है, सेल करी है, वो भी 1 लाख के केस में। बैंक अकाउंट अगर हमें ओपन करवाना पड़ता है, टेलीफोन का कनेक्शन लेते टाइम, होटल्स रेस्टोरेंट्स में 25,000 से ज़्यादा हम एक बार में पेमेंट कर रहे हैं तब, बैंक का ड्राफ्ट की पेमेंट कर रहे हैं एक दिन के अंदर हम कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, तब उस केस में भी, ठीक है। ज्वेलरी बाय कर रहे हैं 5 लाख से ज़्यादा की, एक दिन में हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं ना अगर 50,000, तब भी पैन बनवाना पड़ेगा। इंडिविजुअल के अलावा जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से ज़्यादा हो रही है तब, देखा होगा ये लिमिट, हाँ ये याद रखना, पैन वाली है 2.5 लाख वाली, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पैन अलॉटेड नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। पेनल्टी लगती है अगर आपके पास नहीं बनवाया आपने, सेक्शन 272B, बस इतना याद रखना, सेक्शन 272B में कितनी लगती है, 10,000, कितनी लगती है, 10,000। ये तो हमने पढ़ लिया इनकम टैक्स की रिटर्न के बारे में। अब पढ़ते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। वैसे वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट इसमें कर लेते हैं, क्योंकि देखो अभी हमने ताज़ा पढ़ा इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, तो थोड़ा सा इससे काम आएगा ये वाला। बहुत ईजी है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, कुछ नहीं करना, बस एक टेबल बनाई हुई है हमने, उसमें से कर सकते हैं। डिटेल भी है, आपको जब PDF मिलेगी आप उसमें से भी कर सकते हैं, बट अभी हम शॉर्ट में करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा क्लियर होएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं सेट ऑफ होता क्या है। सेट ऑफ क्या होता है, देखो ऑफ की बात आ जाए, जब ऑफ क्या होता है, जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, ऑफ होता है बंद करना, ऑफ क्या होता है, बंद करना। हमने सेट कर दिया उसको बंद, किस्सा ख़त्म करना, सिंपल सी बात। हमने मिट्टी पा दी किसी बात पे, किस पे, लॉसेस पे। हमारे लॉस हुए हैं एक ईयर में, अगर हम उसी ईयर में लॉस को कवर करना चाहते हैं, उसी ईयर में लॉस को मतलब सेट ऑफ करना चाहते हैं कि हमारे देखो हाउस प्रॉपर्टी से हमें लॉस हुआ है बस 20,000 का, कितने का, 20,000 का, और हमें कैपिटल गेन्स हुआ है, मतलब कैपिटल गेन मतलब इनकम आई है हमें 40,000 की, तो वहाँ से हम 20,000 इसमें से माइनस कर सकते हैं और कह सकते हैं हमें बस 20,000 की इनकम हुई है। क्यों, क्योंकि 20,000 तो हमारा लॉस हो गया। तो ऐसे मतलब हम सेट ऑफ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह सेम ईयर में अगर हम चाहें तो। सेक्शन 70 और 71 इसके बारे में डील करते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कई बार हम सेम ईयर में नहीं कर पाते इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स के वजह से, तो उस चक्कर में हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, यानी कि बात नेक्स्ट ईयर तक पहुंच जाती है, समझ आया। अब मैंने बताया ना सेक्शन 70 और 71 करते हैं, तो 70 में क्या कहता है, इंट्रा हेड देखो जब भी इंट्रा की बात आएगी ना, इंट्रा तो वो सेम की बात करेगा। जैसे सुना होगा इंटर स्कूल कंपटीशन एंड इंट्रा स्कूल कंपटीशन। अगर इंट्रा है तो मतलब एक ही स्कूल के बच्चे, XYZ स्कूल है, उसी स्कूल के बच्चे आपस में compete कर रहे हैं अलग अलग क्लासेस। लेकिन अगर इंटर स्कूल है ना तो वो दूसरे स्कूल से compete कर रहे हैं, समझ आया। वैसे ये है कि इंट्रा है यानी कि सेम हेड से, जिस हेड में खर्चा हुआ उसी हेड से हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। बट अब सिंपल सी बात है, एक हेड में खर्चा हुआ, सोर्स तो अलग ही लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे हेड सोर्स क्या, समझ में नहीं आ रहा, सही से बताओ। हेड होता है जैसे कि एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो एक हेड है। लेकिन हमारी हाउस प्रॉपर्टी अब हो सकता है ना एक से ज़्यादा हमने ले रखी हो, तो जो एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है ना उसे बोलते हैं सोर्स। सोर्स सिंपल मीनिंग होता है जरिया, कि किस जरिए से हमारी आ रही है इनकम। ऐसा हो सकता है ना कि हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ हो, दूसरी में प्रॉफिट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाउस प्रॉपर्टी में इसमें ही लॉस हुआ इसी से कवर करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप हेड भी एक ले रहे हो हाउस प्रॉपर्टी से कह रहे हो करने को, लेकिन इसमें तो लॉस हो गया है, उसको कवर करने के लिए तो दूसरा सोर्स लेना ही पड़ेगा ना, इंटर सोर्स पे तो जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप सेम हेड की बात कर रहे हो लेकिन सोर्स तो कौन सा होएगा, इंट्रा ही होएगा। सेम हेड इंटर सोर्स, इंट्रा हेड इंटर सोर्स, ये कह सकते हैं हम, इंट्रा हेड इंटर सोर्स। इसमें क्या देखो कुछ प्रोविजंस हैं, बस मैंने ये मीनिंग बता दिया, बाकी इसको अच्छे से करेंगे जो टेबल के उससे।
एक होता है सेक्शन 61, 71, 60 में, 70 में हमने क्या करा, इंट्रा हेड वाला। इसमें करेंगे हम इंटर हेड। इंटर हेड मतलब दूसरी हेड से कर रहे हैं हम, कि एक हेड की अगर हाउस प्रॉपर्टी से कुछ हुआ है ना, हम दूसरे हेड से, दूसरे हेड के प्रॉफिट से, दूसरे हेड के गेन से हम चाहते हैं उसको सेट ऑफ करना। ओके, अब टेबल से अच्छे से करेंगे। मैं टेबल पे जाती हूँ सीधा। सबसे पहले आता है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी को क्या आप इंट्रा हेड से एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। इंटर हेड से कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। बट 2 लाख की लिमिट है। मान लो आपको लॉस हुआ है 4 लाख का, लॉस हुआ है 4 लाख का, दूसरे हेड से आप सिर्फ 2 लाख को ही कर सकते हो, तो बाकी 2 लाख का क्या करेंगे? उन 2 लाख को करेंगे हम कैरी फॉरवर्ड, उन 2 लाख को करेंगे हम कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में। देखो मैंने बताया था ना कि सेट ऑफ होता है सेम ईयर में। क्या अगर सेम ईयर में भुगतान कर ही नहीं पा रहे तो कहाँ से लाएंगे पैसे? उसे करेंगे कैरी फॉरवर्ड। तो अगर 2 लाख तक हो गया ठीक है। देखो पहले हम करेंगे, एक हाउस प्रॉपर्टी थी उसमें लॉस हुआ, हमने दूसरे से कवर करना चाहा, थोड़ा सा करा ज़्यादा, देखो 5 लाख का था हमारा टोटल, हमने 1 लाख उससे कवर कर लिया, बाकी बचे 4 लाख। दूसरे हेड से 2 लाख का कर लिया, बाकी बचे 2 लाख। वो 2 लाख हम कर देंगे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड। और ऐसा कब तक कर सकते हैं हम? 8 सालों तक। ऐसा कब तक कर सकते हैं हम? 8 सालों तक। सेक्शन 71B इसके बारे में बताता है। सेक्शन 71B इसके बारे में बताता है। कैसे याद रखेंगे? 70 में हमने करा इंट्रा सोर्स, 71 में हमने पढ़ा इंटर सोर्स, 71 के ही दूसरा भाग आ गया है 71B, 71B। तो लाइन वाइज है सब। हाउस प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बिजनेस की इनकम। कौन से बिजनेस की? नॉन स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव होता है जो सट्टेबाजी होती है वो। तो स्पेक्यूलेटिव के अलावा जो दूसरे बिजनेस है ना, उसमें अगर कुछ लॉस हुआ है तब किससे कर सकते हैं? किसी भी बिजनेस से, चाहे वो नॉन स्पेक्यूलेटिव हो, स्पेक्यूलेटिव हो, स्पेसिफाइड हो। देखो नॉन स्पेक्यूलेटिव को हम समझ सकते हैं थोड़ा सा शरीफ, कह सकते हैं ना, एक सट्टे वाला शरीफ नहीं होता, बिना सट्टे वाला शरीफ होता है, तो ऐसे समझ सकते हैं। मैंने ऐसे करा था कि नॉन स्पेक्यूलेटिव वाला शरीफ है, इसको हर जगह इजाज़त है, नॉन स्पेक्यूलेटिव में भी, स्पेक्यूलेटिव में भी और स्पेसिफाइड में भी। ठीक है, ये बिजनेस के लॉस के या फिर इनकम के प्रकार हैं। ये आपको अभी शायद ना समझ आए, बस इतना समझ लो ये तीनों बिजनेस के प्रकार हैं, पीजीबीपी के, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के। यानी कि हम सेम सोर्स से तो कर ही पा रहे हैं, सेम सोर्स से हम कर पा रहे हैं। क्या दूसरे से कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हो आप दूसरे हेड से भी। कि बिजनेस इनकम से लॉस हुआ, क्या आप हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हो, बट सैलरी से नहीं कर सकते आप, सैलरी से आप नहीं कर सकते। एक और पॉइंट बताती हूँ आपको, सैलरी में कोई लॉस होता है? नहीं होता है। सैलरी में सुना है कभी लॉस हुआ है मेरे को? नहीं होता है। तो उसको कैसे हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे? ये भी याद रखना, सैलरी को ना तो सेट ऑफ करते क्योंकि उसमें लॉस ही नहीं होता, ना ही कैरी फॉरवर्ड। बट सैलरी से हम दूसरों को कर सकते हैं, जैसे कि ये हाउस प्रॉपर्टी था ना, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन हम ये जो बिजनेस इनकम है इसमें हम नहीं कर सकते, इसमें हम सैलरी से नहीं कर सकते। ओके, अब देखो जो बचे गए हैं, इससे कर लिया, बाकी से कर लिया, फिर भी बचे गए, तब क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे वही 8 साल के लिए। 71 का किस्सा खत्म, अब आता है 72। क्या आता है? 72। 72, हाँ एक चीज़ और भी मैंने लिखना भूल गई थी, मैंने पीडीएफ बनाई तब याद आया था, भूल गई थी मैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, मैंने आपको लेकिन बता दिया है। रिटर्न्स ऑफ इनकम में मैंने कहा था फाइल करनी पड़ती है, हमें रिटर्न्स देनी पड़ती है ना, तो लॉस अगर हुआ है तभी भी देनी पड़ती है। मैंने एक पॉइंट कराया था ना कि अगर आपको लॉस हो, इनकम हो, इररिस्पेक्टिव है, सभी बिजनेस प्रोफेशनल्स वालों को देनी पड़ती है, बट मतलब इनको ड्यू डेट पे देनी पड़ती है सभी को। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी वाले को और डेप्रिसिएशन वाले को ना छूट मिलती है। मैंने कहा था ना कि ड्यू डेट से अगर नहीं कर पाए तभी भी कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो वो लिख लेना आप यहाँ पे, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। हमने नॉन स्पेक्यूलेटिव वाला कर लिया, अब करते हैं स्पेसिफाइड वाला। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस हुआ है जो कि सेक्शन 35 AD में मेंशन है, 35 AD में मेंशन है। तो ये ना हम जो स्पेसिफाइड बिजनेस, देखो स्पेशल है ये क्या है? स्पेशल है। ऊपर वाला मैंने क्या निमोनिक बताया कि ये था शरीफ बच्चा, कि शरीफ बच्चे को हर जगह इजाज़त थी। अब जो स्पेसिफाइड है ना, स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे कहते हैं ना स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जिन्हें कहते हैं सरकारी, कि ये सरकारी बच्चे, इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, ना इनको पढ़ने से वास्ता है, ना टीचर्स को इनसे कोई वास्ता है,
वो वाले, स्पेसिफाइड वाले हैं, ये सेम सोर्स से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी सोर्स से कर लेंगे, समझ आया? सेम सोर्स से करेंगे, हो सकता है तो ठीक है, दूसरे से तो करेंगे ही नहीं। अब क्योंकि इनके पास एक ही रास्ता है ना सेम सोर्स से करने का, तो ये पूरी ज़िंदगी जब तक इनका सेट ऑफ नहीं हो रहा है ना, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सेक्शन 72 में ऐसा बताया गया है। सेक्शन 72 में ऐसा बताया गया है। अब पढ़ते हैं हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस। ये है सट्टे वाले। ये कौन से सट्टे वाले? ये भी सेम सोर्स से कर सकते हैं, दूसरे सोर्स से नहीं कर सकते। कब तक करेंगे? क्योंकि मैंने कहा था देखो ये शरीफ नहीं है, ये है क्या कहते हैं ना, नटखट बच्चे। जो शरीफ वाले थे इनको तो हर जगह इजाज़त थी, इनको हर जगह इजाज़त थी, लेकिन इनको कहते हैं सिर्फ तुम 4 साल तक के लिए कर सकते हो, 8 साल भी नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़े 8 साल के लिए था, इसको तो पूरी ज़िंदगी भर था। ये कहता है सिर्फ तुम 4 साल, देखो इतनी भी छूट नहीं दे रहे हम तेरे को, ठीक है? ये ऐसे कह रहे हैं कि इतनी भी नहीं दे रहे तेरे को, बस 4 साल तक ही कर सकते हो तुम, ठीक है? सेक्शन है 73। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये एसटीसी का मतलब है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हमें होता है। शॉर्ट वाले को तो दोनों से कर सकते हैं, लॉन्ग वाले को सिर्फ लॉन्ग से। कैसे? अब आप खुद बताएं। जो मेरे को 50 रुपये का अगर नुकसान हुआ है, प्रॉफिट एक जगह मुझे 100 रुपये का हो रहा है, तो क्या मैं 50 रुपये के नुकसान को 100 रुपये के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकती हूँ? हाँ जी, कर सकती हूँ। बट अगर उल्टा हो जाए, मुझे हुआ है 100 रुपये का नुकसान एंड प्रॉफिट है मेरे पास 50 रुपये, तो क्या मैं इसको कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्या समझे हम? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि छोटे वाले को छोटे और बड़े दोनों से कर सकते हैं, लेकिन बड़े वाले को सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले से कर सकते हैं। बड़े वाले को सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले से कर सकते हैं, बाकी दूसरों से किसी से भी नहीं कर सकते। एंड दोनों के लिए 8 साल आएगा सेक्शन 74। दोनों के लिए 8 साल आएगा सेक्शन 74। अब आता है हॉर्स रेस में अगर कोई आया हुआ है, ठीक है? हॉर्स रेस देखा होगा, लोग कहते हैं ना ये वाला घोड़ा जीतेगा या फिर कुछ भी, वो उसको ऑन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। उसमें अगर उनको लॉस हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ सेम सोर्स से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेम सोर्स से, दूसरे सोर्स से नहीं। कब तक कर सकते हैं? 4 साल। देखो ये क्यों 4 साल आया, अब याद रखना। मैंने कहा ना ये हॉर्स रेस में वो पैसा लगा रहे हैं, एक तरह से गैम्बलिंग होगी ना ये, तो ये भी शरीफ बच्चे नहीं है, ये भी शरीफ बच्चे नहीं है, तो इनको भी सरकार ज़्यादा ज़्यादा छूट नहीं देती है, कहते बस 4 साल तक कर सकते हो भैया, इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते। सेक्शन 74A में ये बताया गया है। क्लियर? इसके बाद करते हैं अगर कोई लॉस दूसरे हेड से होता है, तो वो क्या कहता है? सबसे कर सकते हो, सबसे कर सकते हो सिवाय कैजुअल इनकम के। अब कैजुअल इनकम क्या होती है? कैजुअल इनकम होती है जो भी गैम्बलिंग वाली है, हॉर्स रेस में पैसा लगाया है, लॉटरीज हमें नहीं जीती है, वो सब। तो कैजुअल इनकम से नहीं कर सकते, बाकी सबसे, क्योंकि देखो वो शरीफ बच्चे नहीं होते ना कैजुअल इनकम वाले। जो हमारे स्पेकुलेशन है, कैजुअल इनकम है, ये हमारे शरीफ बच्चे नहीं है। ये समझने के लिए बता रही हूँ मैं, शरीफ बच्चे, ताकि हमें याद रहे। ठीक है? ये किसी से भी कर सकते हैं बट कैजुअल इनकम से नहीं कर सकते दूसरे हेड, और कैरी फॉरवर्ड भी इनको नहीं कर सकते। अब आता है एन अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन। मैंने बताया था ना इसके केस में क्या, कि अगर कोई कैजुअल इनकम है, सैलरी है, वहाँ से हम नहीं कर सकते। देखो सैलरी का एक और केस पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि अगर नॉन स्पेकुलेटिव वाले बिजनेस है ना, वो भी सैलरी से नहीं कर सकते। और हमने कैजुअल इनकम का कहाँ पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था अदर हेड में। अभी इसका ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एन एब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन है ना, जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये कहता है ना तो तुम कैजुअल इनकम वालों को हम देते हैं पर अनुमति, ना ही हम सैलरी वालों को अनुमति देते हैं। इसके अलावा सबसे कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? ज़िंदगी भर। कब तक कर सकते हैं? ज़िंदगी भर। सेक्शन 32(2) में बताया गया है। अब आता है एग्रीकल्चरल लॉस। देखो एग्रीकल्चर का केस बिल्कुल सिंपल है, मैं बताती हूँ। एग्रीकल्चर से अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो इसको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रॉफिट से ही कर सकते हो, एग्रीकल्चर के इनकम से ही आप कर सकते हो। समझ आया? एग्रीकल्चर के लॉस को सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के इनकम से ही कर सकते हो। लेकिन अगर दूसरे दूसरे किसी हेड को, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा, मान लो हाउस प्रॉपर्टी वाले को, या फिर मैं कहूँ बिजनेस इनकम वाले को, प्रोफेशनल्स वाले को अगर हुआ है, क्या वो एग्रीकल्चर की इनकम से कर सकते हैं? इनको हुआ है लॉस, क्या वो इनसे ले सकते हैं? नहीं, नहीं,
नहीं ले सकते। यानी कि एग्रीकल्चर वाले कहते हैं हम हैं टॉपर, जैसे उन्हें ना किसी से कोई वास्ता नहीं, ना तो ये किसी से लेते ना ये किसी से देते, ना ये किसी से लेंगे ना ये किसी से देंगे। अपने ही लॉस को कवर करेंगे, दूसरे के लॉस को नहीं करेंगे, एंड अपने लॉस को कहीं बाहर भी जाने नहीं देंगे, खुद ही कवर करेंगे। समझ आया? और कब तक करेंगे कैरी फॉरवर्ड? 8 साल तक। कब तक करेंगे? 8 साल तक ये ऐसा कर सकते हैं। समझ आया? दूसरे ऐड से नहीं कर सकते, सेम सोर्स से होएगा। मैंने समझा दिया है। अब वही वाली बात देखो, एग्रीकल्चर इनकम हमारी क्या है? टैक्सेबल इनकम नहीं है ना, वो एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो इन्होंने बोला हुआ है कोई भी इनकम ऐसी जो एग्जेम्प्टेड है, जिस पे टैक्स नहीं लगता, उससे अगर हमें कोई लॉस हुआ है ना, जैसे कि एग्रीकल्चर है उस पे टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्टेड है, उससे अगर हमें कोई लॉस हुआ है ना, तो ऐसी कोई इनकम जिस पे टैक्स लगता है वहाँ से हम नहीं कर सकते। कि एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स नहीं लगता लेकिन बिजनेस पे लगता है। तो अगर हम सोचें क्या मैं एग्रीकल्चर वाले को बिजनेस से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ याद रखनी है। कैजुअल इनकम मैंने बता दिया कि आपको क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी से हम कुछ जीतते हैं, हॉर्स रेस वगैरह, कार्ड गेम, जितने भी गैम्बलिंग वाले हैं, बैटिंग है, ये सब इनके लॉस को सेम सोर्स से कर सकते हैं अदर हेड के लॉसेस को, और इनकी इनकम को अदर हेड्स के लॉसेस से कर सकते हैं। बट ये वाला केस है, इसमें नहीं कर सकते। मतलब जैसे इसमें सब किसी से भी नहीं कर सकते, ये किसी से नहीं कर सकते। मैं एक भी क्रॉस चेक करके बताती हूँ। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे लिख लेना कि दो, ये भी वैसे ही है जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं ना, ये खुद के ही लॉस को कवर करेंगे दूसरों, और इनकी इनकम भी खुद के लॉस को कवर करेगी, दूसरी इनकम को नहीं करेगी, दूसरी इनकम को नहीं करेगी। समझ आया? लिख लेना ये चीज़। यहाँ पे वैसे मैं PDF में मेंशन कर दूंगी, फिर भी आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना कि खुद के ही लॉस को कवर करेंगे, दूसरे के लॉस को कवर नहीं करेंगे। ओके, ये देखो ये हमारा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला हो गया। हमने एक टेबल में सब कुछ कर लिया, सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो गए इसके अंदर, सारे के सारे। इसके अंदर मैं कुछ और टेबल्स भी बनाई हैं ताकि समझने के लिए, टाइम ड्यूरेशन वाली, कि जो स्पेकुलेशन